अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। आप ये देख रहे हैं प्रोग्राम जिससे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और मुझे आप सब कहते हैं सोहा अफजल, और हमारे साथ मौजूद है दी वन एंड ओनली रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा साथी हरमीत भी मौजूद है इस्लामाबाद से। और हरमीत ने क्या पहना हुआ है ये तजस्सुस जो है। पहले आप दोनों मुझे ये बताएं कि आप दोनों ने कल छुट्टी क्यों की है। मैंने कितना मिस किया आप दोनों को। फर्स्ट वर्किंग डे मंडे और अकेले शो करी थी मैं, ऑडियंस ने बहुत मिस किया सर आपको। हाँ बिल्कुल, हरमीत को तो जरा मिस करते हैं हम लोग, मैं भी मिस करता हूँ जब हरमीत नहीं होता। हरमीत कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। ओ क्या बात है, बिल्कुल ठीक सर 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 जबरदस्त जबरदस्त। लेकिन ये है कि आपको तो सोहा ने तो कल वो कहते हैं ना कि एक विकेट पे खेल के सही गेम खेली है पूरी अकेले अकेले। लेकिन ये है कि हम भी आपको मिस कर रहे थे सोहा, और मेरी कोशिश थी कि मैं पहुंच जाऊं। मैं नहीं था, एबटाबाद की तरफ गया था, और लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं जो है वो रुकावट इस किस्म की थी कि टाइम बहुत ज़्यादा लगा और पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो गई। बट ये है कि हमने भी आपको बहुत मिस किया। अच्छा हरमीत, लाहौर में तो आज स्मॉग का पहला दिन है सर। इतनी आज हम हमारे थे तो स्मॉग फैली हुई थी, छाई हुई थी चारों तरफ, और जिसका मतलब यह है कि पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया। और जितनी भी हुकूमती तदाबीर थी तदारुक करने की वो कामयाब नहीं हुई। बहुत से फैसले किए गए थे कुछ दिन पहले कि इसको कम से कम पे लेवल पर रखा जाएगा, फैक्ट्रियों को सील किया जाएगा, उनके बारे में ऑर्डर्स थे, क्योंकि फैक्ट्रियों का धुआं सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ट्रैफिक एक बेहंगम ट्रैफिक है लाहौर का, और उसमें ख़ास तौर पे ये जो लोडर नए आ गए हैं और जो साइकिल रिक्शे हैं, मोटरसाइकिल रिक्शे रादर, चिंगची जिनको बोलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा गंद मचाते हैं। और इतना ज़रा गंद है फजा में कि जिसकी कोई हद नहीं। सर एक पोल्यूशन का बाइस बन रहे हैं, लेकिन साथ साथ ट्रैफिक पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। आप कहीं भी गाड़ी पे हैं, बाइक पे हैं, जितना आपको चिंची रिक्शे तंग करते हैं उतना आपको ट्रैफिक की कोई और व्हीकल तंग नहीं करती। ऑल दो सर एयर क्वालिटी इंडेक्स की आप बात कर रहे हैं, पिछले साल ये 700 तक गया था। हाँ। जैसे कि आज बता रहे हैं कि आज पहला दिन है, तो बाकायदा हवा में सांस लेते वक्त सर महसूस हो रहा था कि पोल्यूटेड हवा है और ये सर्दी नहीं है, ये धुंध नहीं है। हाँ बिल्कुल, मैं खुद आते हुए जिस वक्त अच्छा ये चीज एक और चीज रऊफ साहब जो हम देख रहे हैं, जो इस्लामाबाद में भी मैं देख रहा था और रावलपिंडी भी इस किस्म की सिचुएशन है कि हल्की पुल की जो धुन है वो भी हमें नजर आ रही है। कल एबटाबाद से होके मैं गया था मर्दान अपने केस के सिलसिले में, तो जब वहां पे गया तो वहां पे भी ये हालात थे कि बारिश ना होने की वजह से जो है काफी धुन वहां पे भी हमें नजर आई। लेकिन जो लाहौर की अब अगर बात की जाए तो लाहौर में आया हूं, जब भी सर्दियों में आता था तो मुझे तो पूरा वहां पे जो जहां पे रिहाइश होती थी वहां से निकलते हुए हमें नजर नहीं आता कि सड़क के साइड पे, तो इस किस्म के हालात होते थे। लेकिन इस्लामाबाद में भी कहीं ना कहीं बारिश ना होने की वजह से इस किस्म के हल्के पुल की जो चीज है वो हमें भी दिख रही है, और वाकई में बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। नजला जुकाम खांसी गले की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा आम हो रही हैं इस वक्त। हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, बीमारियां बढ़ने का डर भी है क्योंकि इतना ज़रा स्मॉग है। मैंने जैसे बताया आज पहला दिन है, सोहा ने भी महसूस किया और बता रही है कि इतना ज़्यादा है कि आपको महसूस होता है जब आप खिड़की खोलें, गाड़ी का शीशा खोलें और आप देखें तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बस तमाम लोगों से यही दरख्वास्त कि आप बाहर निकलें तो मास्क पहने, ये आपको बचा के रखेगा कम से कम बाहर, क्योंकि सर एक साल का तो ये पोल्यूशन है नहीं जो कि आपको अभी हवा में नजर आ रहा है, 1 या 2 सालों का नहीं, पिछले कई सालों के वो तमाम अभी आलूदगी और आलूदगी के जो भी मौजब बनने वाली फैक्ट्रीज हैं, गाड़ियां हैं और जो भी ऐसे मीन्स हैं जो पोल्यूशन फैलाते हैं वो पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। तो आज एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का इतना बुरा हो गया है। तो व्हाट यू कैन डू गाइस कि प्रिकॉशंस करें, बच्चों को अगर स्कूल भेजना है तो खास ख्याल रखें, खुद बाहर निकले तो मास्क के अलावा दीगर चीज़ों का भी ख्याल करें, और पहली बात है कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले। इसी तरह की धुन जो है वो सियासी फजा पे छाई हुई है, हमारी सियासी फजा पे भी धुन छाई हुई है। इमरान खान साहब जो हैं वो अपना कंटेनर लेके चल पड़े हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। कभी लॉन्ग मार्च को वो कहते हैं खूनी मार्च होगा, कभी इनकलाब की बात करते हैं, और कल परसों जो उनकी गाड़ी के नीचे आप लोगों ने कल डिस्कस किया होगा सदफ का बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ। अब जो आसिफ, बहुत ही अफसोसनाक वाकई, हरमीत आसिफ टोबा हैं दुनिया टीवी के कैमरामैन, वो साथ साथ भाग रहे थे जिस वक्त सदफ भी भाग रही थी, और अब वो फुटेज भी आ गई हुई है, जिनका कहना यह है कि सदफ को इमरान खान के कंटेनर के गार्ड ने धक्का दिया, जिसके नतीजे में वो गिर पड़ी और उनका सर कुचला गया आके नीचे। बड़े अफसोसनाक हुआ।
और आसिफ टोबा की स्टेटमेंट ये है, उमूमन यही होता है क्योंकि रिपोर्टिंग के वक्त हम जब भी कंटेनर की तरफ बढ़ते हैं या कोशिश हर रिपोर्टर की होती है कि कहीं ना कहीं कोई एक्सप्लोजिव चीज जो है वो निकाल के ले आए, और गार्ड जिस तरीके से जो उनका रिएक्शन होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और जब से ये जो इस सदफ की मौत हुई थी यकीनन बड़ा दुख भी था, लेकिन मैं इस चीज पे पहुंचा हुआ था कि इसी को धक्का जो है वो दिया गया है। और धक्का हालांकि उनके जो जाहिर बात है अदालत से कुछ रिलीफ मिलना नहीं है, फिर इतने बड़े शख्स के खिलाफ आप कोई FIR करेंगे तो जाहिर बात है कुछ होता तो नहीं है। मुल्क में हमारे जो अदालतें हैं या हमारा जो निज़ाम है इंसाफ का, उस पर तो बहुत सारे सवाल या निशान है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने इसको हादसा करार दिया। लेकिन हकीकत यह है कि कहीं ना कहीं जो है इसको धक्का दिया गया है। और जिस किस्म के रूड हैं इमरान खान साहब के गार्ड्स हमने देखे हैं, या माजी में आपको याद होगा पार्लियामेंट हाउस में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आते थे तो उनके गार्ड जिस किस्म से बदतमीजी करते थे सहाफियों के साथ, और सहाफी जो है वो उमूमन उसका काम यही होता है कि वो खबर निकाल के आवाम तक पहुंचाए। और उसमें देखे ना कि फुटेज में वो कितनी कोशिश कर रही है कंटेनर तक पहुंचने की, और कोशिश की भी होगी, लेकिन वहां पे जिस किस्म का धक्का लगा। और हालांकि मैं देख रहा था कि जो MNA है PTI की, उसने जो बयान दिया उसमें भी काफी तजाद है। लेकिन ये है कि एक ऐसी खातून जो बड़ी मेहनत थी, मैंने उनके प्रोफाइल पे जाके देखा जिस किस्म की वो काम कर रही थी जो बड़ी मेहनत से। और जाहिर बात है एक रिपोर्टर का काम ये होता है कि वो खबर जो है एक अच्छी खबर निकाल के आवाम तक ले आए, लेकिन उसको कितने मुश्किलात का सामना होता है, कितने मसाइल, किन किन बातों का सामना उसको करना पड़ता है, और तब जाके कहीं खबर मिलती है। तो ये आम आदमी को तो नहीं मालूम, और ना वो बैठा जो शख्स है जिसकी खबर हम लेके आते हैं ना उसको मालूम है। लेकिन उसके जो अंडर लोग काम करते हैं वो जिस किस्म बदतमीजी से उतर आते हैं, जिस किस्म के उनके हरकत होती हैं, जिस किस्म के वो बदतमीजी करते हैं, वो यकीनन मैं समझता हूँ कि काबिल मुजम्मत भी हो। और इसका कम से कम इमरान खान साहब ने चलो ये किया कि उसके घर, हाँ आप एक बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि एटलीस्ट ये चीज़ सामने आ गई है कि दुआ मिर्जा हमारे जो क्राइम रिपोर्टर भी है, बीट को बड़े अच्छे से कवर करती है, हमारे शो में भी काफ़ी दफ़ा आ चुकी हैं। उन्होंने ये बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि उन्होंने कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश की, सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी गार्ड ने उनको धक्का दिया, और वो धक्के के नतीजे में ही कंटेनर के नीचे आई हैं। ऑल्दो ये बहुत परेशानी वाली बात है, और इस सारी सूरत हाल में हमने कल हमारा इज़हार अफसोस और इज़हार ताज़ियत जो है उनकी फैमिली से उनके साथ है। और आगे प्रोग्राम में बढ़ते हैं सर, यकीनन आगे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एक बात जो है ना वो ज़रूर है, बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि जितने भी कारकुन मीडिया में काम करते हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उनकी इंश्योरेंस का इंतजाम होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम कारकुनों की इंश्योरेंस हो। अभी तो देखो ना, एक ये सरफ जो है इसका मामला ऐसा हुआ तो इसको पैसे दिए जा रहे हैं वफाकी सतह के ऊपर भी, सूबाई सतह के ऊपर भी, लेकिन बेशुमार कारकुन ऐसे हैं जो हादसात का शिकार होते हैं। कई मोटर बाइक से गिरे, उनकी टांग टूट गई, कोई जो है वो कई कई महीने, और ऐसी सूरत में ये होता है कि तनख्वाह नहीं मिलती फिर उनको, इसको भी नहीं मिल रही थी, तो सैलरीज भी बेहतर होनी चाहिए। तनख्वाह मिलती है और ना आपको कार्ड जो है पहले से थमा दिया जाता है कि भाई आपकी छुट्टी हो गई। अब ये तो हम देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, खासकर चैनल्स में ये काम बड़ा आम हो चुका है। और हरमीत आपको याद होगा इमरान खान के जलसे में ही एक खातून एंकर क्रेन से भी गिरी थी, वो एक हादसा भी पेश आया था, खैर वो तो उसकी जान बच गई। बहुत जरूरी है कि इंश्योरेंस लाजमी हो, और इसके बारे में मीडिया जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी एक्टिव रोल अपनाना होगा, और मजबूर करना होगा तमाम मालकान को जो मुख्तलिफ चैनल्स के, अखबारात के लोग हैं जिन पे सहाफ़ी काम कर रहे हैं, उनके सहाफ़ियों की बचत या उनकी ज़िंदगियाँ या उनको हादसा से महफूज करने के लिए कोई ना कोई इकदाम करें। और ख़ास तौर पे वो तमाम रिपोर्टर्स जो फील्ड में जाते हैं, खा वो एंकर है, रिपोर्टर्स हैं, उनकी इंश्योरेंस होना लाजमी है। इदारों को इस हवाले से एक मजबूत निज़ाम जो है वो लॉन्च करने की शदीद ज़रूरत है। मैं जब ये देख रहा था ना, मतलब ये कि कल मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं सदफ के हवाले से, और वो ये बता रहे हैं कि वो इतनी अपनी एक्सक्लूसिव स्टोरी के लिए बेताबाना मतलब आप उसको कोई बगैर रुकावट के वो भाग रही थी तेजी से, और उसके साथ 4 लोग और भी थे, 2 दुनिया टीवी के थे, 2 न्यू टीवी के थे, ऐसे ही है। और वो भागते भागते आसिफ टोबा कहता है हम लोग थक गए, लेकिन वो नहीं थकी, वो भागती रही, और सांस फूला हुआ था, उसका हाथ कंटेनर के हैंडल पे पहुंच गया। जैसे ही उसका हाथ हैंडल पे पहुंचा है, गार्ड ने उसको धक्का दिया पीछे हटाने के लिए, वो बेचारी कंटेनर के पहिए के नीचे आ गए। तो ये इसकी सूरत में कोई FIR होनी चाहिए, कोई कंटेनर के
खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, गार्ड के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, कंटेनर को रोका नहीं गया उसको। सर मुकदमे से FIR से कुछ भी नहीं होता। हकीकत ये है कि जो मुकदमा दर्ज किए जाते हैं उसका भी हमें हकीकत का पता है, और जो चीज़ें होती हैं और इन जैसे लोगों के खिलाफ तो कभी नहीं होती इस मुल्क में, तो ये अलमिया है सर। बहुत अफसोसनाक है। मतलब यह है कि गार्ड को भी कोई उससे पूछगिछ नहीं हो रही, कोई कुछ भी नहीं हो रहा। बहरहाल हम ताज़ियत करते हैं सलफ़ के घर वालों से, अल्लाह करे कि वफाकी हुकूमत ने जो वादे किए हैं वही पूरे हो जाएं, और जो सूबाई हुकूमत ने किए हैं कि उनको चेक दिए जाएंगे, उनके बच्चों का कोई पुरसान हाल हो, और चैनल जिसके ऊपर वो काम करती थी उसके मालकान से भी सजा कि उसके बच्चों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। जाने वाला तो चला गया, लेकिन पीछे यकीनन उसका एक बेटा है, एक बेटी है और शौहर है, और इसके अलावा उसके अब्बा जो है वो कहते हैं कि मेरी बेटी इस तरह से बाय चॉइस मीडिया में आई थी और बड़े जाफिशारी से वो हमेशा काम करती थी, तो उनके पूरे ख़ानदान को अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, इसी लॉन्ग मार्च की बात कर लेते हैं जिसका आज 5वां दिन है, और उसी लॉन्ग मार्च में बिल्कुल फ्रेश जो एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने कल दी है, टॉप स्टोरीज़ में हम आपको बता रहे हैं। टॉप स्टोरीज़ में उन्होंने ये कहा है कि मैं चाहता हूँ या मैं ये चाहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट जो है खुदा के वास्ते चोरों का साथ ना दें। ये एक उनकी अब हमेशा वो बहुत ब्लंट होते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ब्लंट हो गए हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट कल की जो उन्होंने दी है पॉलिटिकल सेगमेंट में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज़ में। इसके अलावा आपको फेस्टिवल के अगर हवाले से बताएं तो नेज़ाबाजी का मुकाबला साहिवाल में हुआ है, इस पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है, और फाइनली काफ़ी अरसे बाद अब इन इलाकों में साहिवाल की बात की जाए, सवात की बात की जाए और कोयटा के कुछ इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर इस तरह के फेस्टिवल्स हो रहे हैं। और गिलगित बल्तिस्तान का भी सर जिक्र कर लेते हैं, आज वहाँ पर यौम आज़ादी भी मनाया जा रहा है, वहाँ पर भी इस तरह के बहुत सारे मुकाबले हो रहे हैं। मौका मिला तो उस तरह भी चलेंगे, इंशाल्लाह एक्सक्लूसिव हम बात करेंगे। आगे हमारे पास आज वेगन इंटरनेशनल वेजिटेरियंस का दिन है, सब्ज़ीखोरों का दिन है आज, तो उस हवाले से भी बात हमने करनी है। हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी होंगे जो बात करेंगे, मतलब इसके ऊपर सब्जियों की अफादियत क्या है, सब्जियों के फायदे क्या है, इस हवाले से बात करेंगे कि मुसलमान तो गोश्तखोर है, तो गोश्तखोरी कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन यह है कि अपनी सेहत के लिए बेहतर है कि उसकी क्वांटिटी कम कर लें, कुछ दिन ऐसे मना लें, कुछ दिन ऐसे रख लें जिस दिन वेजिटेरियन डे के तौर पर। और सब्जियों की कितनी इफादियत है, और आप अगर चिकन भी खाना चाह रहे हैं या आप मीट लवर भी हैं तो उसमें भी किस तरह से आप थोड़ा सा टच सब्जी का डाल के उसको मजीद आप अपने लिए अच्छा बना सकते हैं, लजीज बना सकते हैं। इस पर डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा दुनिया भर में आप कवाली का बढ़ता हुआ रुझान जो है वो यंगस्टर्स में भी और हर एज ब्रैकेट में आप देखते हैं कि अब ये तो कवाली रिमिक्स हो जाती है, जो पुरानी कवालियाँ उसको रिमिक्स करके लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो इस बढ़ते हुए रुझान को कीप इन माइंड रखते हुए आज एक कवाल जो है हमने उनको अपने शो में बुलाया है, वो कौन है ये टू बी कंटिन्यूट कर देते हैं। उस सेगमेंट में ही आपकी इन कवाल से मुलाकात कराएंगे और आज थोड़ा सा म्यूजिक का टच भी हम दे देंगे अपने इस मॉर्निंग शो में। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज, और आज का डेली डोज टीम ने निकाला है उसमें पहले है कि सर एक तो हम कोई रिकॉर्ड बनता है तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाता है। अब 250 रिकॉर्ड बनेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही जाएंगे। एक अमरीकी शहरी जनाब, उनसे मुलाकात कराते हैं आपकी हम ये वीडियो के जरिए। सर 250 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, कमाल ही मतलब अमरीकी है। ये जो रिकॉर्ड है, काम ही नहीं है, ये जो रिकॉर्ड है ये तो कमाल का रिकॉर्ड है, यानी मटर को फूंके मार मार के कितने फासले तक लेके जाना। वाह वाह, ये कमाल है। मतलब ये कि कभी वो गेंदे उछालने का मतलब काम शुरू करता है, कभी वो कोई और काम करता है, और फ्रूट्स का भी बड़ा सहारा लेते हैं सर। सब फ्रूट्स को हवा में उड़ा के ज्यादा रखते हैं। गुब्बारे फाड़ रहे हैं, 1 मिनट में कितने गुब्बारे फाड़ सकते हैं आप सर? ये रिकॉर्ड है। नूडल्स खाने का 1 मिनट में कितने नूडल्स खाए जा सकती हैं। तो मतलब ऐसी कौन सी अनोखी चीज रह गई होगी जो करके उन्होंने रिकॉर्ड बनाया होगा? ये जो रिकॉर्ड है ना, ये जो रिकॉर्ड है जिसकी तरफ अब हम इशारा करने जा रहे हैं, हाँ। वो फुटेज में तो नहीं है इस तरह से, लेकिन ये है कि वो मटर का दाना नीचे रख के उसको नाक से उसने फूंके मार मार के उसको लेके जाना आगे जब मतलब खुद तो आप ट्रेवल करते हो, मटर का दाना भी इन्हें ट्रेवल कराया, और कराया किसे कि आप ऑब्वियसली आप देखते हैं कि वो फौरन नीचे गिर जाता है, लेकिन उसको उन्होंने मतलब नाक से और मुंह से निकलने वाली हवा से उसने उसको इतना प्रेशर किया कि प्रेशर के साथ वो दाना जो है वो हवा में रहा, और उसने कितना डिस्टेंस जो है वो उसको कवर किया। ये लास्ट था, ये बिल्कुल लास्ट की बात कर रही हूँ मैं। मेरे ख्याल से हम ये दिखा रहे हैं,
हाँ। लेकिन इससे पहले कि हम अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो लास्ट रिकॉर्ड है, इसके बाद वो 250 मीट कर गए हैं, लेकिन इससे पहले की जो रिकॉर्ड्स की हम बात कर रहे हैं उसमें तो हम आपको दिखा चुके हैं कि पता नहीं कौन कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो उन्होंने नहीं बनाया। मतलब गुब्बारे फाड़ लो, नूडल्स खा लो, जूस पी लो, कोई आपने गेंदों को ऐसे करना है, मतलब ऐसा जो भी अनोखा काम आप कर सकते हैं वो आप करें और ऐसे करें कि वो रिकॉर्ड कोई तोड़ ही ना सके। डेविड रशन साहब का नाम है, इन अमरीकी का, और हैरत अंगेज कारनामे ये सर अंजाम देते हैं। हमें तो मतलब अजीब सा लगता है, हैरत होती है। वो एक शेर मुझे याद आ रहा है जो मतलब इससे मुतालिक तो नहीं है, लेकिन यह है कि वो किसी और हवाले से है कि करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो इनको और कोई काम नहीं आता। सर कौन सा काम ऐसा रह गया अनोखा जो इन्होंने करके रिकॉर्ड नहीं बनाया? हाँ तो आगे जनाब, दुनिया की सबसे तवील तरीन रेलगाड़ी स्विट्जरलैंड में है सर। मैंने देखी है ये। हाँ, देखा, मुझे पता था। हाँ, स्विट्जरलैंड में चूंकि 2 महीने रहा हूँ और मैंने चप्पा छान मारा था उसमें स्विट्जरलैंड का। ये बहुत ही तवील एल्प्स में से गुजरती है और ये ट्रेन जो है इसके रास्ते में बेशुमार सुरंगें आती हैं और वादियों में से गुजरती है। 1 मील लंबी ये ट्रेन है सर। कम से कम 22 सुरंगें इसके रास्ते में आती हैं और कम से कम 48 ऐसे ब्रिजेस हैं जिनको क्रॉस करके ये अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। और सर 150 कम से कम बंदों की कैपेसिटी इस लॉन्गेस्ट ट्रेन में है, लेकिन जो उसके रास्ते हैं सर वो देखने में इतने हसीन लग रहे हैं। इतने स्विट्जरलैंड को वैसे ही हम बहुत प्यारा समझते हैं, ऑब्वियसली बहुत डेवलप्ड है और बहुत उन्होंने ऑर्गेनाइज करके हर चीज़ रखी हुई है, लेकिन टनल्स के अंदर से गुजरना, ब्रिजेस के ऊपर से गुजरना और एक लंबा सफ़र करना और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचना, ट्रैवल इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, बहुत आहिस्ते से चलती है ये, चूंकि ज़ाहिर है इतनी तवील है, इसका लोड बहुत ज़्यादा होता है, इंजन जो है वो इसको धीरे धीरे लेके चलाता है। अच्छा, लेकिन इसका मकसद ही सियाहत है। इसका मकसद जो है, और लोग टिकट लेने के लिए इसके लाइनों में लगे होते हैं। रास्ते ऐसे पूरे यूरोप से, दुनिया से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। और एल्प्स की वादियाँ वैसे ही दुनिया में मशहूर तरीन वादियाँ हैं, उनको देखना एक कमाल है। मैं तो रहा हूँ वहाँ पे और मैं ये बता सकता हूँ कि वाकई स्विट्जरलैंड से ज़्यादा खूबसूरत मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है। और सर उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज भी तो कितना रखा हुआ है ना। एक तो चलिए वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको डेवलप भी किया हुआ है। अगर आप इस ट्रेन की बात करें तो ये दुनिया की लंबी तरीन ट्रेन है, जिसको स्विट्जरलैंड में इस मुकाम पर खासतौर पर इसलिए रखा हुआ है, जैसे आप कह रहे हैं कि खासतौर पर सियाहत के लिए, क्योंकि वो इन रास्तों से गुजरती है जो रास्ते बहुत ही हसीन, खूबसूरत और बहुत दिलकश मंजर पेश करते हैं। तो ऑब्वियसली आप ये सारे ट्रेवल में आप इर्द गिर्द के रास्तों को देख के लुत्फानंदोज होते रहते हैं। सो इट्स रियली गुड। हरमीत, आपका प्लान है कोई जाने का, विजिट करने का? रूफ साहब तो घूमा है, मैं और आप ही रह गए हैं बस। मौका मिला तो कौन जाने से इनकार करेगा, लेकिन वही रोज साहब की बात यही है कि बड़ा खूबसूरत है। वैसे भी हमने ज्यादातर वैसे भी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में देखा है, रोज साहब तो गए हैं और वहाँ पे सारी सूरत देखी है, लेकिन है बड़े मजे का। अगर ट्रेन को आप देखें तो मुख्तलिफ ये जो वादियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, फिर उसके बीच में से गुजरना, तो ये एक अलग सफर, इसका एक अलग मजा है। मेरे ख्याल में जो लोग ले चुके हैं और रोज साहब भी उसमें शामिल है। हाँ, मैं तो पहले बता रहा था कि मैंने सफर किया हुआ है और मैं गया हूँ, एल्प्स में से गुजरा हूँ, वादियों में से गुजरा हूँ। मैंने और भी कई ट्रेन जो है उनमें सफर किया है। स्विट्जरलैंड का बुलंद तरीन मकाम है गेस्टार्ड, गेस्टार्ड के नाम से, जहाँ पे बलून भी उड़ाए जाते हैं यूरोप में। वहाँ भी मैं गया हूँ और हकीकत में दुनिया के वहाँ जो कॉटेज इस तरह छोटे से घर बने होते हैं ना, उनको शातूज बोलते हैं। तो दुनिया के मशहूर तरीन लोग जो हैं उनके शातूज बने हुए हैं गेस्टार्ड में। तो गेस्टार्ड जब हम गए, इवन मार्च अप्रैल के महीने में मैं गया था, तो बर्फ़ पड़ी हुई थी वहाँ पे अभी तक, और उस बर्फ़ के दरमियान में लोग बैठे थे, कॉफ़ी पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है। अजीब मंजर है, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। इस ट्रेन का भी इमेजिन कराया है, हम इमेजिन करना शुरू हो गए। अब इससे ज़्यादा कि हम ज़्यादा इमेजिनेशन में चले जाएं, अगली खबर पे चलते हैं क्योंकि मैं और हरमीत तो इमेजिन ही कर सकते हैं। ऑल्दो अगली खबर ये है कि जापान एयरलाइन के मुसाफिर का एयर होस्टेस का खूबसूरत स्केच, क्योंकि वो कहते हैं जी हमारे मेज़बान हैं, हमारी मेज़बानी करते हैं और बहुत प्यार से बात करते हैं हमसे। तो जैसे उनने कोई चीज़ का मुतालबा किया, मुसाफिर ने, पैसेंजर ने किसी चीज़ का मुतालबा किया, जी एयर होस्टेस आई, उन्होंने वो चीज़ दी, उन्होंने उसी वक्त बैठे बैठे उनका स्केच बना दिया, उसी तरीके से वो उनसे मुखातिब थी, बात कर रही थी। देखें कितना अच्छा जेस्चर है ना, वो खुश कितना हो रही है। अच्छा, आगे से बदले में उसने जो स्केच बना के दिया वो देखे आपने, वो तो कार्टून ही लग रहा है। उसने कहा ठीक है, तुमने मेरी शक्ल बिगाड़ी है,
उसने कहा तुमने मेरी शक्ल बिगाड़ी है, मैं भी जवाब में तुम्हें शक्ल बिगाड़ के देती हूँ। बदला, अदले का बदला, अदले का बदला, शिकवा जवाब है शिकवा। लेकिन ये बड़े महज़ब तरीके से ऐसे जैसे होता है। हमारे यहाँ कोई ऐसी एयर हॉस्टेस का स्केच बना के दे PIA की फ्लाइट में, तो हमें गालियाँ ही पड़े हैं उसको, फिर ओवरफ्लोड कर दिया जाए और हमारे मुसाफिर भी अनफॉर्चुनेटली बड़ी बदतमीजी का गुजारा कुछ अच्छा रिएक्शन हमारा भी नहीं होता है। हाँ, हम भी जिस किस्म से बिहेव करते हैं, और खासकर मैं तो ऐसे ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा रोज़ साहब, अगर आप देखें वैसे भी होस्टेस चाहे बस की होस्ट हो या एयर होस्टेस हो, तो कम से कम अपना जो रवैया है उसमें हमें तब्दीली लाने की बहुत ज़रूरत होती है। और हम देखते हैं कि ट्रैवल जब करते हैं तो कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पे जब खवातीन जो है वो, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, जो बसों में खवातीन काम करती हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है मर्दों के बीच से गुजरना, लेकिन वहाँ पे भी जिस किस्म की वीडियोज़ बनाने की कोशिश की जाती है, किस्म के जुमले कसे जाते हैं, तो इस चीज़ से इत्नाब करना चाहिए सबको। और ये मौजूद दुनिया है, इस तरफ हमें अब दाखिल होने की कोशिश करनी होगी। मैं आपकी अपील को आगे बढ़ाता हूँ कि पता नहीं बेचारियाँ किस मजबूरी के तहत बसों में ख़ास तौर पे जो हॉस्टेसेस होती हैं उनका ख्याल किया जाना चाहिए। बदतमीज़ी के वाक़यात हो जाते हैं, हम लोग मतलब चीज़ें उनसे लेते हैं, छीन रहे होते हैं एक तरह की, जब वो खाने पीने की कोई चीज़ें लेके आती हैं, और फिर उसी तरह से गंद मचाते हैं, फेंक देते हैं। मैं आपको बताऊं कि PIA में ख़ास तौर पे जिस वक्त सफ़र कर रहे होते हैं, हमारे अपने पाकिस्तानी मुसाफिर इस कदर गंद मचाते हैं कि आप आधे सफ़र के बाद अगर आपने वॉशरूम जाना है तो आपका वॉशरूम जाने को दिल नहीं करता, मतलब इतना ज़्यादा गंद हो जाता है वो। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, वो मतलब एक फ्लाइट के बाद दूसरी फ्लाइट के दरमियान जो वक्फा होता है ना, उसमें ऑब्वियसली आप एयरक्राफ्ट को क्लीन करते हो और अपने पूरे प्लेन को, या अगर एयर बस हो तो उसे क्लीन करते हो, तो आपकी अपनी सीट के इर्द गिर्द ही इतना गंद होता है। वही जो खाना आपको सर्व किया जाता है, उस खाने को इतनी बुरी तरह से खा के एक बॉक्स साथ दिया जाता है कि आप उसमें सारा गंद डाल दें, गार्बेज उसमें डाल दें, लेकिन नहीं, हमें लगता है कि ये इन्हीं का काम है, ये अमले का काम है और ये अमले नहीं करना है। खुदारा कोई ख्याल करे थोड़ा सा इस चीज़ का, अपने आप को थोड़ा सिविलाइज्ड करेंगे तो फिर मुल्क की हालात भी बेहतर होंगे। हम अपने आप को बिल्कुल बेहतर नहीं करते, लेकिन तनकीद वो इदारों पर हो, PIA पे हो, एविएशन पे हो, तो हमें बहुत शौक है करने का और वो हम कर देते हैं फौरी। जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, या जी नासा सर ने कहा, जो मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे खुशी हुई है सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नासा ने सूरज को हंसते हुए तस्वीर शाया कर दी, जो कि मैं स्केच बनाती होती थी बचपन में। चांद हो या सूरज हो, आप उसका स्केच बना के उसको मुस्कुराता हुआ अंदर एक स्माइली डाल देते थे, लेकिन ये रियल पिक्चर है, गुड वन, बिल्कुल वाकई ऐसा लग रहा है जैसे कैके लगा रहा है, मुस्कुरा रहा है, सूरज क्यूट लग रहा है सूरज सर, क्यूट। ये ऐसे कमाल तरीके से इसकी तस्वीर खींची गई है कि जिसकी कोई हद नहीं। सूरज की आंखें भी नजर आ रही हैं, मुंह भी बना हुआ है, नाक भी छोटा सा नजर आ रहा है, मुस्कुराता हुआ मुंह, नाक थोड़ा मोटा है लेकिन ठीक है, इट्स ओके, नाक थोड़ा मोटा है, क्यूट है लेकिन नाक मोटा लेकिन क्यूट है, लेकिन मुस्कुराते हुए देखिए, अगर नीचे अगर मतलब लिप्स की बात की जाए तो वो काफी मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ चेहरा है। गुगलू से बच्चा नहीं होता है, मोटू मोटू सा, हाँ बिल्कुल उसी तरह का लग रहा है। चलो जी, आप इजाजत लें, हमें ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेके आते हैं वापस और प्रोग्राम को लेके चलेंगे आगे। कीप वॉच मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम भाई, ब्रेक के बाद इमरान खान का लॉन्ग मार्च चल रहा है और अब उन्होंने तकरीरों में एक तरफ तो डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ फिर इस्टेब्लिशमेंट से हाथ जोड़ के रात के अंधेरे में मुलाकातें भी करते हैं और साथ में दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि मैं उनको कहता हूं कि चोरों का साथ ना दें। ये क्या दो अमली है, क्या दो रंगी है, इस हवाले से बात करते हैं। रिजवान रजी सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान रजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। रोक भाई क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल। ये इमरान खान का गहरा तजाद नहीं आपको नजर आ रहा? वो जो हमारे सोहेल बड़ाई साहब दोस्त कहते हैं कि क्या ये खुला तजाद नहीं है, तो ये खुला तजाद है। एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट को निशाने पे रखा हुआ है, उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, दूसरी तरफ उसी इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि ये चोरों का साथ ना दे, मेरा साथ दे। इसको क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान में इंसानी तारीख का पहला मार्च है जिसमें एक फरीक जो है वो इस बात का मुतकाजी है कि आइन को तोड़ा जाए और आइन कानून की खिलाफ वर्जी की जाए और उसको इक़्तिदार दिया जाए या इक़्तिदार में वापस लाया जाए। ये वो यूनिक पहलू है इसका, जिसके अंदर वो हर किस्म की ठोस, धांधली, दबाव और तनकीद जो है उसको रवा रखे हुए हैं।
एक ही वक्त में वो मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर, मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर खरीदार के तौर पे खड़े हैं। वो एक तरफ तो वो धमकियां देने पे खड़े हैं, एक तरफ तो ये बता रहे हैं कि खूनी मार्च होगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं हम तो असला लेके हमलावर होंगे इस्लामाबाद के ऊपर, और तीसरी तरफ कह रहे हैं कि जनाब उससे पहले अगर आपने तारीख अनाउंस कर दी तो हम घरों को वापस भी जा सकते हैं। वो मुख्तलिफ दुकानों पे मुख्तलिफ सामानों के एक ही वक्त में खरीदार है। ऐसा शख्स बाजार से खाली हाथ लौटा करता है। रऊफ साहब आपको मुझसे ज्यादा पता है। हाँ बिल्कुल, आपने जैसे कहा उसकी वजह यह है कि आप अच्छा रिजवान साहब, सर आपसे जानना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि खान साहब जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस किस्म की वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर को भी आड़े हाथों उन्होंने लिया, और साथ साथ में तो हुकूमत को तो लिया, उसके खिलाफ तो जो बयानात है वो तो बड़े सख्त हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें सर, नवाज शरीफ साहब की जानिब से जो ट्वीट आया है वो भी आपके सामने है कि शहबाज शरीफ को कहा है कि फितने के साथ कोई बातचीत ना करें। इस तरह हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि बात मुज़ाकरात या बातचीत का सिलसिला, खान साहब की जानिब से कोई पैगामात का सिलसिला चल पड़ा है, तो लोग ख्वाजा आसिफ जो हैं वो भी इनकारी नजर आते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, अभी तक कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। हालात आपको किस तरफ दिखाई दे रहे हैं? क्या हालात ये होंगे कि रेड जोन को अगर हमने इससे निमटना है, इस एहतजाज से, इस लॉन्ग मार्च से, तो क्या रेड जोन को ही आगे बढ़ा दें, 0 पॉइंट तक लेके जाएं, यही हल है? मुज़ाकरात या कोई बातचीत से कोई क्यों उस तरफ कोई बढ़ना नहीं चाह रहा है, ना हुकूमत ना उस तरफ जो है इमरान खान साहब? देखिए मुज़ाकरात का रात तो नवाज शरीफ साहब की पोस्ट ने, ट्वीट ने बंद कर दिया जब उन्होंने कहा कि जनाब हम इनका ब्लफ कॉल करते हैं, लेट हिम कम और इन्हें इस्लामाबाद का घेराव करने दें। और साहब ने कहा कि जी रेड जोन 0 पॉइंट तक होता है, इसका मतलब है कि रवात वाली रोड से तो ये एंटर नहीं हो पाएंगे H9 में अगर इन्होंने जाना है। इस वक्त ये बात मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि बज़ाहिर पाकिस्तान के सियासी मंजर के नामे के ऊपर दो कुव्वतों का आपस में अलायंस हो चुका है। अदलिया का अलायंस हमें इमरान खान साहब के साथ नजर आता है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का अलायंस जो है वो पाकिस्तान की सियासी पार्टियों के साथ नजर आता है, क्योंकि इमरान खान खुद को गैर सियासी आदमी कहते हैं, इसलिए मैं उनको सियासत में शामिल, सियासी ग्रोह में शामिल नहीं करता। ये जो ग्रुप बन गया है इसके अंदर एक ताकत की लड़ाई है बाहमी, और कुछ लोगों का ख्याल जो है कि जनाब शायद 19 नवंबर तक ये लड़ाई थी होगी और उसके बाद खत्म हो जाएगी। मुझे अब ये 19 से आगे जाती हुई लग रही है, और ये अगले इलेक्शन तक ये वाली गैर यकीनी की सूरत हाल है, ये इमरान खान इसको बरकरार रखेंगे क्योंकि वो फ्लरिश करते हैं इस गैर यकीनी की सूरत हाल में। हुकूमत की तरफ से, और खासतौर पर जो इस वक्त सियासी हिस्सा है हुकूमत का, उसकी तरफ से ये बात वाज़ेह की गई है कि वो इमरान खान का ब्लफ कॉल कर रहे हैं। लाएं भी आप, कहाँ हैं आपके 1.5 करोड़ 2 करोड़ बंदे जो आपने कहा था कि आप लेके आएंगे, लाख कहाँ पे हमें और कहाँ पे बैठा है। और जब इमरान खान सब लोग लेके आएंगे और पहले की तरह अदलिया उसमें कूद पड़ेगी उनको बचाने के लिए, तो फिर देखना ये होगा कि जो एक नई तकर्री है उसके साथ ये गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म होती हमें नजर आएगी, जो बज़ाहिर इस वक्त नजर नहीं आ रही। रिजवान रजी, ये बताइए कि जो आपने कहा जिस तरह से 2 अलायंसेस बने हुए हैं, अगर ये 2 अलायंसेस इसी तरह से बने हुए हैं तो ये तो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। मतलब इस सूरत हाल से हमें हर सूरत में निकलना चाहिए। हाँ, ये हैंड्स इन बैलेंस वाली है, कभी एक पलड़ा ऊपर चला जाता है, कभी दूसरा पलड़ा ऊपर चला जाता है, और वो इस वक्त हमें नजर आ रहा है भारत तौर के ऊपर कि असलिया के ऊपर से आला और उसके ऊपर जो हजरात जो है, जो जज हजरात डोमिनेट करते हैं, वो ऑल आउट जाते हैं। देखिए पिछली तारीखें समाज जस्टिस साहब ने जो ऑब्जर्वेशन दी, कल इमरान खान ने उन ऑब्जर्वेशन पे मुश्तमिल एक जवाब जो था वो तौहीन अदालत केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया कि क्या है ये, क्या है भाई। मेरा मतलब है एक आम आदमी भी पूछने पे मजबूर हो जाता है। तो अलायंसेस बहुत वाज़ेह हैं, सो फॉर गुड। इसके इन अलायंसेस के अंदर जो है वो पावर का जो पैराफर्नेलिया है उसके अंदर नए स्टेक होल्डर आ चुके हुए हैं। रिजवान रजी साहब की आवाज में जरा, रिजवान साहब जी हरमीत आप कमेंट करो। जी रिजवान साहब, आवाज आप तक पहुंच रही है?
नहीं, मैं हर मिनट की आवाज का मसला है, लेकिन आप कमेंट करो। हरमीत, आवाज मैं भी का यही सवाल करना चाह रहा था, जो सिचुएशन चल रही है, जिस किस्म के हालात चल रहे हैं और जिस किस्म की हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद जिस तरह हर दिन जो है, जिस तरह जो सिंध की पुलिस है, या हम देख रहे हैं कि FC के एहलकार है, रेंजर के एहलकार हैं, और अब जो रेड जोन है उसको भी मजीद आगे बढ़ा दिया गया है। यानी जो अपारा मार्केट थी, जहां पे चहल पहल हुआ करती थी, अब वहां पे भी जो है हालात हमें कुछ ऐसे लगेंगे कि वहां पे भी चेक एंड बैलेंस होगा। साथ साथ 0 पॉइंट तक आप जाएंगे तो कंटेनर वहां भी पहुंचा दिए गए। तकरीबन इस्लामाबाद के हर जगह में, हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं कंटेनर नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये था रऊफ साहब कि ये जो हालात हैं कि ना मुज़ाकरात का रास्ता ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट के जरिए बंद कर दिया है कि फितने के साथ, फितना खान साहब के साथ जो है वो आपने कोई मुज़ाकरात नहीं करने। ख्वाजा असफ का बयान आता है, राना सनाउल्लाह बात करते हैं कि आज हमने मुज़ाकरात के लिए वो ऑफर देते हैं तो दूसरे दिन वो मुकर जाते हैं। इस किस्म की सिचुएशन में क्या ये जो एक तरफ स्टैब्लिशमेंट पे खान साहब की जो वार है, तो इस सिचुएशन ऐसी लग रही कि कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता कि मार्शल लॉ की तरफ तो हम नहीं जा रहे। ये सवाल मेरा था, लेकिन उनके साथ मेरे ख्याल में राब्ता मुंतवा हो गया। लेकिन साथ साथ अगर हम देखें रऊफ साहब, इस किस्म की जो हालात है इस्लामाबाद के जो शहरी हैं खासकर उनना पड़ता है। यहाँ पे हर जगह से जगह जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं वो बंद है, घरों तक भी जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर 20,000 के लोग भी आ जाते हैं, मान लीजिए कि ना वो उन तक पहुंचाते हैं। सर ये कहिएगा कि ये जो मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं हरमीत, ये बहुत एक एक्सट्रीम सिचुएशन है। एक मार्शल लॉ ने हमें कितने साल पीछे ले जाकर वहां खड़ा कर दिया जहां से आज तक हम दोबारा से स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर सके। ये बहुत एक एक्सट्रीम सिचुएशन आपको कहीं दूर दूर तक नजर आ रही, क्योंकि हमने कभी माजी में ऐसा नहीं देखा। आपने रिसेंटली जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है उसमें DG ISI सामने आया। DG ISPR तो ऑलरेडी आते रहते हैं, इंटरेक्शन करते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है। नहीं, मैं ख्याल में अभी ऑडियो पे नहीं है, हमारे साथ कनेक्शन नहीं है। फिर उनसे ये अच्छा, सवाल करते सूरत हाल बड़ी खतरनाक है, मतलब इसको जितना भी कहा जाए कंफ्यूजन भी है, और इस कंफ्यूजन से निकालने के लिए हकीकत अगर देखी जाए तो मुज़ाकरात ही मतलब हल है। और मुज़ाकरात कहेंगे, इमरान खान साहब किसी सूरत में टलने का नाम नहीं ले रहे, उनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्शन की तारीख हो, वो इलेक्शन की तारीख तय करनी पड़ेगी। हरमीत, आपका जवाब कम से कम मेरी समझ में जो आता है वो यही आता है कि आपको इलेक्शन की डेट को ना अगर देखा जाए, इमरान खान साहब बज़िद हैं आर्मी चीफ के तैनाती के हवाले से और इलेक्शन के हवाले से। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कुव्वत को जिसके पास, आप ये कहते हैं कि उसके पास 2000 लोग हैं, मान लीजिए 2000 पंजाब से लेके आए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और वहाँ के लोगों को भी जानता हूँ। पख्तून जो है वो खान साहब पे जिस तरह उनका रिएक्शन है वो वोट के जरिए भी आपने देखा। कुरैम एजेंसी वो गए नहीं, वहां पे उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, कोई मुहिम नहीं चलाई, फिर भी इलेक्शन जीत जाते हैं। 6 सीटें 7 सीटें वो एक रिकॉर्ड जो है वो कायम कर लेते हैं। मर्दान में गया हूं, कल मैंने पूछा है, हालांकि मौलाना साहब की एक अच्छी शख्सियत है वहां पे, जो मौलाना कासिम थे, लेकिन उसके बावजूद जो खैबर पख्तूनख्वा और मर्दान वो इलाका है रऊफ साहब और सोहा के भी ANP का गढ़ हुआ करता था। अब जब मैं वहां पे गया हूं, मैंने देखा है तो ANP मिट गई है वहां पे। ऐसा लगता है कि ANP को जीतना भी बड़ा मुश्किल, हैदर होती को जीतना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहां से अगर रिएक्शन आ जाता है और 10,000 या 15,000 लोग भी आ जाते हैं, मान लीजिए इस्लामाबाद छोटा सा शहर है, इसको बंद करना इतना मुश्किल काम नहीं है। तो जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हालात इस किस्म की कशीदा होंगे, नुकसान मुल्क का होगा, इस रियासत का होगा, अवाम का होगा। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं एक चीज, एक ऑप्शन पे मानना होगा। दरवाजे कभी सियासत में बंद नहीं किए जाते, कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो खोला जाता है। इसमें सब तमाम तर इदारों को भी अपना एक रोल निभाना होगा। हम जो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है, जिस तरह कल उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं बैकडोर राब्ते तो उन्होंने किए हैं, कोशिश हो रही है। कोशिश अगर होगी और राब्ते होंगे और मजबूत राब्ते होंगे तो कहीं ये जो सिचुएशन है, जिस हालात हैं, लेकिन कहीं से ये तासुर भी आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से जो है कहीं ना कहीं आज भी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बहुत सारा साथ जो है खान साहब के साथ है, जिसकी वजह से ये मामला जो खड़ा हुआ है और खान साहब लॉन्ग मार्च की सूरत में निकले हुए हैं। अब तक वो इशारे का इंतजार कर रहे थे और इशारा उनको मिल गया है। तो अगर ये सूरत हाल है तो हालात किस कदर जाएंगे, ये हर शख्स, पाकिस्तान का हर शहरी जो है उनका ये सवाल है और वो मायूस नजर आता है। क्योंकि एक तरफ मईशत का जो बुरा हाल है, फिर मुल्क का जो सूरत हाल है, एक तरफ सैलाब आए, तबाहकारियां हैं, अभी तक गवर्नमेंट जो है वो फेल हो चुकी है। कल एक सरकारी
नौकर जिसका मुझसे राब्ता हुआ और उसने कहा कि सरदार साहब ये बात आप टीवी पे कहते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि हमसे इस महीने के 10-10 हज़ार रुपए काटा गया है, यानी 17 ग्रेड के जो लोग हैं उनकी सैलरी ज्यादा से ज्यादा 80,000 रुपए होती है, 10,000 आपने काट लिए, बिजली के बिल वो कहां से देंगे, और वो पैसे अब तक नहीं पहुंच रहे सैलाब ज़दगान की तरफ। तो ये सूरत हाल है आप पूरे मुल्क की, अगर आप नक्शे को देखें, इसमें अगर इस किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो मुल्क कहां से कहां जाएगा, ये बड़ा ही खौफनाक नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैं आपको कम से कम ये बात बताऊं कि हालात जो हैं वो, आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की है, पंजाब में भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। आम आदमी से जब बात की जाए तो वो बेचारा रोता पिसता हुआ नज़र आता है। बिजली के बिल पिछले जो महीनों में उसको आए हैं, उसके बोझ बजट के ऊपर इतना ज़्यादा पड़ा है कि वो उसने संभल नहीं पाया। कमोडिटीज़ की प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। सैलाब के जो इलाके हैं जो जनूबी पंजाब के हैं, वहाँ से अभी तक तबाहकारियों की खबरें हैं। इसी तरह से बाकी मुल्क के हिस्से जो हैं, सिंध में अभी तक बहुत ज़्यादा पानी पड़ा हुआ है, पानी खड़ा हुआ है बहुत सी जगहों के ऊपर, बलूचिस्तान में तबाही हुई है। सर, ये तो सैलाबज़दा इलाकों की बात कर रहे हैं ना, हम कंक्लूड कर लेते हैं इस बात पे कि आपने फैक्ट एंड फिगर्स शेयर किए थे कि इस वक्त एक आम लेमैन के अखराजात में 30% इजाफा हो चुका है, तनख्वाह वही की वही है। तो ये इतने बुरे हालात जो मुल्क के हैं, लेकिन इस पर भी क्या हो रही है, सियासत, हर चीज़ पर सियासत हो रही है। मेरे ख्याल से साहब हमारे साथ है जी, देखते हैं, सवाल थ्रो कर लेते हैं उन्हें। अच्छा जी, मेरे ख्याल से आप तो उनसे कनेक्ट नहीं हो सका। लेकिन सर, इस सारी सिचुएशन में मैं, आप, हरमीत ठीक कहते हैं, आम लोग ये कहते हैं कि आप लोग स्क्रीन पे आते हैं, इस चीज़ के बारे में बात करें, हम बात कर देते हैं, अपील आगे पहुंचा देते हैं, एड्रेस कर देते हैं, लेकिन अगर कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात की जाए, हुकूमत की, सियासी लीडरान की, मौजूदा करंट हुकूमत की जो कि इस वक्त इक़्तिदार में और इख्तियार में है, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी सर वो कुछ भी नहीं कर रहे मां सिवाय सियासत के। बिल्कुल, और सियासत से किनारा कशी इस वक्त करनी चाहिए। इस वक्त जो हालात हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल के बैठ के ये सोचना चाहिए कि मुल्क सबसे पहले आता है, बाकी तमाम चीज़ें बाद में आती हैं। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब की ज़िद और हटदर्मी जो है वो किसी सूरत में काबू में नहीं आ रही, वो काबू में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका क्या तरीक़ेकार हो, इस हवाले से भी हम बात करते रहेंगे, लेकिन अभी मेरे ख्याल में एक ब्रेक लेनी है। हाँ जी, क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। मेलों ठेलों की जो रिवायत है ये पूरे पंजाब का एक खासा रही है, और पंजाब में भी ख़ास तौर पे साहिवाल के हवाले से देखा जाए तो बहुत ही आगे वो नज़र आता है। तो ये जो हम अभी एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, इसमें आपको जो साहिवाल के रहने वाले लोग हैं, बचपन से वो देखते चले आ रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे मेला मवेशियों का भी होता है, घोड़े लाए जाते हैं, नेज़ाबाजी होती है, और नेज़ाबाजी खास तौर पे एक स्पेशलिटी है वहाँ की। ये आपको इसके अलावा सिर्फ लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो पे आपको नज़र आएंगे इस तरह के मनाजर। वहाँ पे भी साहिवाल से लाए हुए जानवर खास तौर पे तवज्जो का मरकज़ होते हैं। साहिवाल की गाय भैंस वो वैसे ही बड़ी मशहूर होती थी, बहुत ज्यादा। पहले में हम रिपोर्ट देख लेते हैं, देख के वापस आते हैं, फिर हम डिस्कशन करेंगे इस पे। नेज़ाबाजी एक रवायती खेल है जो पंजाब की सकाफत की अक्कासी करता है। जंजुआ हार्स क्लब के जेरे तमाम नेज़ाबाजी के मुकाबले मुनक्किद हुए। इन मुकाबलों में सरगोदा, चिन्योट, खुशाब, मियांवाली, भक्खर, चकवाल समेत पंजाब भर से 200 से जायद माहिर घुड़सवारों ने हिस्सा लिया और अपनी फनी महारत के जोहर दिखाकर शायकीन से खूब दाद हासिल की। नेज़ाबाजी के ये मुकाबले सिंगल और सेक्शन की बुनियाद पर हुए। साहिवाल सरगोदा के अंदर जो हाथ शो आज हो रहा है, टेंट पैकिंग, नेज़ाबाजी, बड़ा अच्छा इवेंट है। यहाँ की जो शाहपुर साहिवाल और सरगोदा की जो सकाफत है ये पंजाब में उजागर है, और ऐसे मैदान अगर सहीते रहें तो यकीनन जो सेहत अफजा मकामात हैं इन पे आके लोग अच्छा महसूस करते हैं आजकल के हालात में। पंजाब की धरती पर नेज़ाबाजी एक ऐसा खूबसूरत खेल है जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं और देखने वालों के दिल मोह लेता है। इस मौका पर शायकीन का कहना था कि अगर हुकूमत इस खेल की सरपरस्ती करे तो पंजाब के इस रवायती खेल को मजीद फरोग मिल सकता है। नेज़ाबाजी पंजाब का बहुत अच्छा खेल है, सानू बहुत पसंद आया और अस बड़ी इंजॉय की है, बहुत ही मजे का खेल है। असी गवर्नमेंट पाकिस्तान आप पंजाब नू रिक्वेस्ट करते हैं कि यह खेल जड़ा ज्यादा से ज्यादा कराया जाए। जबकि इस मौका पर शायकीन का कहना था कि आवाम को तफरीह के मौके मुहैया करने पर इंतजामिया के मशकूर हैं और ऐसे खेल होते रहने चाहिए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, पब्लिक।
जी, आपने देखा बड़े लोग शायकीन जो हैं वो एक शौक के साथ वहाँ पे मौजूद हैं के साथ। आपने कभी देखा है ना बड़ी मुकाबला? एनर्जी है वो जो देखा जाए। अच्छा, बड़ी एक्सपर्टीज आपको चाहिए होती है। घोड़े के ऊपर बैठना, नेजा हाथ में पकड़ना, छोटा सा वो लकड़ी का खूंटा सा होता है, टेंट पैगिंग जिसको बोलते हैं, उसको उखाड़ के आपने लेके जाना है। इसके लिए पता नहीं कितनी तैयारी की जाती है, मतलब बहुत प्रैक्टिस जरूरी होती है। और फिर जैसे हमने बताया, मतलब आपको रिपोर्ट में भी, कि पूरे पंजाब से, खुशाब से, सरगोदा से वहाँ पे ये आ रहे हैं, नस्ल दर नस्ल लोग जो हैं इसको खेल रहे हैं। और जो खेल रहे हैं फिर वो खेलते हैं सर, उनकी मतलब फोर फादर्स की बात करें, यंग जनरेशन की बात करें, उनके अब्बा की बात करें, तो ये अब्बा, दादा और परदादा से चीज़ चलती आ रही है जो कि लोग आगे कैरी कर रहे हैं। लेकिन अब कंपैरेटिवली पहले से बहुत ज़्यादा कम देखने मिलते हैं। एटलीस्ट मैंने कोई लाइव नहीं देखा। हरमीत बहुत अच्छे बीच में साहिवाल में भी ये कई साल बीच में बंद रहा है, अब ये दोबारा इसको मतलब इस सूरत में लेके आए हैं और बड़ी अप्रिशिएबल है। मतलब जितनी भी तारीफ की जाए कम है। खास तौर पे से पूछ लेते हैं, हरमीत आपके इलाके में होती है नेज़ाबाजी? हाँ, मैंने हमारे इलाके में ये, क्योंकि पंजाब का खेल ज़्यादा, पंजाब में ज़्यादा बड़ा रिवायती से खेल है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खेला जाता है। लेकिन अगर हम देखें ये जो इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस किस्म के हालात हैं, अगर इस किस्म के मेले ठेले हों तो यकीनन ये जो फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं जो लोग, कहीं ना कहीं जो मायूसी है, आप जाके ना आप देखें ना, लोग चाहते ही हैं कि खेल हो, मुख्तलिफ खेल कूद हो, ताकि लोगों को कोई ना कोई तफरीह जो है वो मिले। और मैं तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ सुहा, कि हमें भरपूर किस्म के इस किस्म के खेल जो है, जो रिवायती खेल थे, और ख़ासकर पंजाब की अगर बात की जाए या सिंध की बात की जाए, खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए, मुख्तलिफ किस्म के खेल जो है वो अपनी जो रिवायत के मुताबिक खेले जाते हैं, रिवायती खेल जिसे कहा जाता है। तो इस पे अगर मैं समझता हूँ कि एक वक्त था कि बहुत ज़्यादा हमने इसके बारे में पढ़ा भी है, देखा भी है। कभी आपको याद होगा कि पीटीवी पर इसके हवाले से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की डॉक्यूमेंट्री चलती थी, लेकिन वक्त चीज़ें बदल गई, हालात बदल गए, और साथ साथ हम ये समझते हैं कि लोग जो है कहीं और जाके दिलचस्पी कहीं ना कहीं और चीज़ों में हमें दिखाई देती है। लेकिन ये एंटरटेनमेंट का एक बेहतरीन जरिया है अगर इसको ज़्यादा प्रमोट किया जाए तो। बिल्कुल ठीक है। और हरमीत, खास तौर पे ऐसे में कि मतलब आप रिवायत के अंदर जुड़े हुए हों, अपने कल्चर के अंदर जुड़े हुए हों, आपके नस्ल दर नस्ल एक चीज़ चल रही हो। जैसे हमारे बड़े आबा अजदाद, मतलब ये जो खेलने वाले हैं, इनके आबा अजदाद घोड़े पालते थे, खास तौर पे इनकी ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद नेज़ाबाजी की खास ट्रेनिंग होती थी, उस रिवायत को आगे बढ़ाए। और मेले ठेलों के हवाले से हम ये कह रहे थे, दुनिया के तमाम ममालिक में अपने लोकल कल्चरल मेले जो हैं उनको बहुत प्रमोट किया जाता है। हमने स्पेन का जिक्र किया था, जैसे बुल फाइटिंग वहाँ की है, टमेटो फेस्टिवल हैं, और फिर ये अट्रैक्ट करते हैं और जो हर साल करते ही करते हैं। हाँ। और टॉप ऑफ द ऑल सर, अगर आप नेज़ाबाजी की बात करें तो इस बात पर हम कंक्लूड कर देते हैं कि एक फिजिकल एक्टिविटी है। आप फ्रेश रहते हो, आप एक्टिव रहते हो, ये बड़ा ज़बरदस्त खेल है जो कि हमने आपको पैकेज के तौर पर दिखाया। और ये फेस्टिविटी अब लाहौर में भी होनी चाहिए। खासतौर पर आई मिस्ड माई बसंत सो मच। एक क्विक ब्रेक लेते थे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और जिंदगी में हर किसी को सेकंड चांस जरूर मिलता है सर, हम भी सेकंड चांस देते हैं अपनी ऑडियंस को। गोश्त खोरी इतनी ज़्यादा हो गई है हमारी डेली लाइफ में, प्रोटीन डाइट के नाम पर, या आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या कुछ भी अपनी ज़िंदगी में करने की कोशिश करते हैं, तो आम रूटीन का अगर हम एनालिसिस करें तो गोश्त खोरी इतनी एक्सट्रीम पर पहुँच चुकी है कि हम अगर आज के इंटरनेशनल डे की बात करें तो आज के दिन की मुनासबत से टॉपिक रखने का मकसद भी यही है। आज है इंटरनेशनल वेगन डे, यानी वेजिटेरियंस का दिन। आप समझे कि सब्जी खौरों का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज एक डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वेजिटेरियन आजकल के ज़माने में या अपने इर्द गिर्द मेरे सर्कल में बहुत कम मिलते हैं। मेरे अब्बा वेजिटेरियन है और वो बहुत हेल्दी है माशाल्लाह, और उनको बहुत कम पसंद है। किस तरह से आप सजेस्ट करेंगे देखने वालों को कि अगर आपने सब्जी का कहीं ना कोई टच अपने गोश्त खोरी के अंदर भी रखना है, अगर आप मीट लवर है तो कैसे करें? मतलब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो उनका ज़्यादातर होता है फूड लाइक्स और डिसलाइक्स में उनकी ना डिस्कस करती हूँ। कस्टमाइजेशन करनी होती है डाइट प्लान में, तो उनके फूड लाइक्स में मीट होता है और फूड डिसलाइक्स में वेजिटेबल्स होती हैं। तो वो भी डाइट प्लान को मैनेज करने से पहले उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनको वेजिटेबल्स के बेनिफिट्स बताने होते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उनका डाइट प्लान को कस्टमाइजेशन करती हूँ। उसमें ये होता है कि आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप मीट का पोर्शन लेते रहें। लाइक अगर आपको पसंद है, आपको सब्जियां नहीं पसंद, लेकिन आप सब्जियों को इनकॉर्पोरेट ज़रूर करें उस सालन में।
लाइक अगर आप गोश्त बना रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह से कभी करेला डाल लें, किसी में आप कोई आलू डाल लें। इस तरह से आप वेजिटेबल्स का जितना इंटेक कर सकते हैं उतना ही बेनिफिशियल होना चाहिए आप लोगों के लिए। सब्जियां खाली खाने का फायदा क्या है, मतलब जो लोग सैलेड्स का आप कह रहे हैं जी, उनको क्या फ़वायद हासिल होते हैं, या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें आप ये कहो कि नहीं सिर्फ सब्जियां खानी है, आपने गोश्त नहीं खाना? देखिए ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोग हैं जिनको यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, जिनको या फिर प्रोटीन से एलर्जी है, या जो मीट पोर्शन नहीं ले सकते। वैसे बेसिकली तो होना ये चाहिए कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, हर चीज़ की एक प्रॉपर पोर्शन होनी चाहिए डाइट में। लेकिन वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में लेने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो सारे मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म फंक्शन हो रहा है हमारी बॉडी का, उसकी बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमारी बॉडी में एक जहरीला मवाद रिलीज हो रहा होता है जिसको हम टॉक्सिन्स कह रहे होते हैं। हाँ। उन टॉक्सिन्स को बॉडी से डिटॉक्सिफाई करने के लिए हमें वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उस टॉक्सिन्स को बॉडी से फ्लश आउट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम क्या है? लेट्स टॉक अबाउट। अगर हम देखें ज्यादातर हमारे साथ इस्लामाबाद में जो सब्जियां हैं, सब्जियां, आवाज मेरी आ रही है? आपकी आवाज आ रही है जी हरमीत जी। अच्छा डॉक्टर, आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम बाहर देखते हैं सब्जियां जो खाने का तरीका खासकर चाइना में थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो बॉइल्ड सब्जियों पे ही गुजारा करते हैं और उसी को ही चावल के जरिए किस तरीके से वो खा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो तरीकाकार है बनाने का, जिस तरीके से तड़का लगा के फ्राई किया जाता है, क्या ये तरीका बेस्ट है? नहीं, आई डोंट रिकमेंड कि आप सब्जियों को बहुत ज़्यादा कुक करें, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन लॉस हो जाती है जिस प्रोसेस के थ्रू हम गुजर रहे होते हैं। लाइक अगर हम करेले की बात करते हैं या भिंडी की बात करते हैं, हम उसको पहले पूरे ऑयल में फ्राई कर रहे होते हैं, फिर उसको पका रहे होते हैं, उसको पका के उसके अंदर कुछ नहीं बच रहा होता। भिंडी खाई है और उसको स्टीम करके कुक कर सकते हैं, हम उसको एयर फ्राई कर सकते हैं। स्टीम इज अ गुड ऑप्शन। एयर फ्राई कर सकते हैं हम, मतलब जितना उसके न्यूट्रिशन को मेंटेन कर सकते हैं, जितना हम उसको न्यूट्रिशियस वे में ले सकें तो बेहतर होता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हरमीत का और अब्दुल रऊफ साहब का, मेरा और स्क्रीन के उस तरफ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमारा मसला एक ही है। आपने देखा होगा जब आपके घर में भी होता होगा, हंडिया जब पकाते हैं तो सारे कहते हैं इसे अच्छी तरह भूने। अच्छा, अब आप देखें, अगर आप कह रही है कोई ना कोई इंटेक आपका या कोई ना कोई आपका टेक्सचर अंदर सब्जी का होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि हमें गोश्त का टेस्ट भी चाहिए, वो अच्छा टेस्ट देता है। दोनों चीजें मिक्स हो जाए तो क्या उसकी इफादियत सेम होती है या किसी न किसी चीज से कम हो जाती है? मतलब ना लेने से बेहतर है कि आप कुछ ले लें। अच्छा। मतलब अगर आप कह रहे हैं ना कि कोई बिल्कुल खाली गोश्त ले रहा है, अगर हम वेजिटेबल्स बिल्कुल इंटेक नहीं कर रहा, अगर वो डाल लेता है तो लाइक उसका नुकसान तो कोई नहीं है, बेनिफिट्स होंगे, उस तरह से नहीं होंगे। जाहिर इतना पकने के बाद उसमें उस तरह से न्यूट्रिशन नहीं रहती। ज्यादा नहीं पकाना चाहिए, ज्यादा नहीं पकाना चाहिए आपको। या तो आप उनको थोड़ा सा स्टीम कर लें या फिर आप उनको बॉईल कर लें, लाइट गलाने के लिए ना, उसे गिलाने के लिए कि वो नरम हो जाए। आप उसको भूनते हैं वो तो जाहिर है उसकी न्यूट्रिशन लॉस हो जाती है काफी। लेकिन हम तो भुने बगैर नहीं खाते सर। हाँ, नहीं खाते। ज्यादा सैलेड्स की फॉर्म में ज्यादा बेहतर है कि रॉ फॉर्म में एटलीस्ट 3 to 5 कप्स आपके डेली के। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि अगर फर्ज किया, मतलब आदमी अपनी हैबिट एक बना ले कि उसे सैलड जरूर खाना है और सैलड में मुख्तलिफ चीजें उसमें डालनी है, वैरायटी ऐड करना बहुत जरूरी है, वैरायटी ऐड करना बहुत जरूरी है। तो हर कलर में डिफरेंट, उसको तकरीबन ज़ाहिर है कच्चा ही खाया जाता है या बहुत ही हल्का सा बॉयल करके सैलड जो है वो बनाया जाता है। ऑलिव ऑयल में सौते करके आप ले सकते हैं, सौते करके कर सकते हैं, तो वो ज़रा फायदेमंद है, या मतलब पका के सब्जी खाना ज़रा फायदेमंद? रॉ फॉर्म में लेना या सौते करके या बॉईल करके स्टीम करके ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स रिटेन रहते हैं। आपको इनटेक उसका जो आप ले रहे हैं वो आपके ब्लड में जाएंगी, एब्जॉर्प्शन होगी उन न्यूट्रिएंट्स की। लेकिन जब आप उसको बाहर खाने में ही सब कुछ उसके न्यूट्रिएंट्स को लॉस कर देंगे तो वो खाने के बाद उस तरह से आपके अंदर एब्जॉर्प्शन। अच्छा, चलिए हम अगर गोश्त को बिल्कुल सेपरेट कर लेते हैं, गोश्त खोरी को बिल्कुल सेपरेट कर लेते हैं, सब्जियों को बिल्कुल सेपरेट कर लेते हैं। चूंकि ये इंटरनेशनल वेगन डे है तो हम गोश्त खोरी पे बात ही नहीं करते, हम सब्जी पे बात करते हैं। अगर आप सब्जियों को सजेस्ट करें कि इंसानी जिस्म के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हफ्ते में कितने दिन और कितनी दफ़ा आपको सिर्फ सब्जी लेनी चाहिए, जो कि बाकायदा उसके न्यूट्रिएंट्स सिर्फ सब्जी करें, कोई और चीज़ अंदर ऐड ना हो। डेली कंजम्पशन की अगर बात करें, एटलीस्ट आपकी 3 to 5 सर्विंग्स होनी चाहिए वेजिटेबल्स की, और 1 सर्विंग में 1 कप वेजिटेबल आता है। और हमारी मतलब रूटीन इस तरह से कि अगर हम सिर्फ दोपहर को सब्जी ले लेंगे, रात को मिथ बना हुआ है पाकिस्तान में और हमारे एशियन एरिया में कि रात को सलाद नहीं खाना आपने, ठीक है, तो वो एक चीज़ आ जाती है। आपने 3 to 5 कप्स एटलीस्ट इनकॉर्पोरेट करने हैं वेजिटेबल्स के अपनी डाइट में। अच्छा, जो आप ये बात करी ना कि शाम को अपने सैलेड नहीं खाना, ये हाँ, मेरे पापा भी इस बारे में कहते हैं।
सॉरी डिस्टर्ब यू। अच्छा डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सर्दियाँ आ रही हैं भैया, सर्दियों में ये होता है कि दालें बड़ी लोग खाते हैं, फिर करी जो होती है गोश्त की उसको भी ज़्यादा तरजीह दी जाती है, सब्जियों का रुझान कहीं ना कहीं कम हो जाता है, उमूमन सर्दियों में ऐसा होता है। तो किस किस्म की दालें जो हैं, अगर कोई दालों की तरफ जाता है तो क्या 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 होना चाहिए, और उसके साथ सलाद का होना कितना लाजिम है? बिल्कुल। अच्छा, मतलब सर्दियों की बात आ रही है, सर्दियों में एक बहुत मतलब जो हमारे घरों में ज़्यादा बनते हैं पाकिस्तान में, मिक्स वेजिटेबल का बहुत एक होता है। आप उसमें डिफरेंट वे में आप ये कर सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल्स बना लें, ठीक है। अगर आप मिक्स वेजिटेबल्स की तरफ नहीं आ रहे, आप दालों की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसका इंटेक इस तरह से सब्जियों का करें कि सैलेड आप अपनी डाइट में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। आपके जो प्लेट होती है, आपकी प्लेट में 1/4 पार्ट एटलीस्ट सैलेड का ज़रूर होना चाहिए। ये हमें जो मुराद है ना इनकी, वो ये है कि जो बहुत ठंडे इलाके हैं वहाँ पे वो लोग कहते हैं सर्दी से बचाव का बेहतरीन तरीका है कि प्रोटीन ज़रा खाया जाए, और इसलिए सब्ज़ी की क्वांटिटी कम हो जाती है। क्या मुतबादल के तौर पे सब्जियां वो प्रोटीन तो नहीं देती, लेकिन क्या कौन से मतलब विटामिन वगैरह देंगी? है, मैं समझ रही हूँ। आप दालें जाहिर है हम प्लांट सोर्स से आपको मिल रही हैं, लेंटिल्स, बीन, पल्सेस, आप उनकी कंजम्पशन कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ भी कोशिश करें कि आप एटलीस्ट 2 to 3 पोर्शन सैलेड का ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट में। 2 पोर्शन तो एटलीस्ट होने चाहिए उसके। आप दालों को कंजम्पशन कर सकते हैं, वो जाहिर प्लांट सोर्स में है, मतलब प्रोटीन वो प्लांट सोर्स की तरफ से। अच्छा, बच्चों की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आप मुझे बताएं कि बच्चों को हम शुरू से ही, अब खासतौर पर आजकल के बच्चों को तो हमने पिज्ज़ा, बर्गर्स, इन सब चीज़ों पे लगा दिया है, बच्चों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे अब पहले ज़माने में माएँ आलू नरम करके गर्म करके वो खिलाया करती थी, लेकिन अब वो नहीं होता, अब नगेट्स बना देती हैं। तो ये सब्जियां बचपन से सब्जियां कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? अच्छा, मतलब जो बच्चों के टेस्ट बर्ड्स बने होते हैं वो 6 मंथ्स से 12 मंथ्स की एज में बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो आदत जो हमारी अभी भी हैं, वो हमारी जो 6 to 12 मंथ्स में बन गई वो बन गई। अगर किसी को अब सब्जियां नहीं पसंद तो वो अब उस तरह से उसको अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको विनिंग में उसको सब्जियां नहीं दी गई। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, सब पेरेंट्स को करनी चाहिए। अब हमारे ये रिवाज हो गया कि मतलब अगर करना भी तो फल ज़्यादा से ज़्यादा मैश करके दे देते हैं, फ्रूट्स को मैश करके दे दिया, बनाना मैश करके दे देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आलू। आपको चाहिए कि मतलब मदर्स के लिए मेरी एडवाइस है कि आलू को वैसे सब्जी कहना चाहिए, आलू को तो सब्जी में शुमार ही नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है उसमें। लेकिन हर सब्जी के साथ आलू ना हो तो सब्जी बिल्कुल ऐसे नहीं कंसीडर करते हैं, सब्जी कंसीडर करते हैं, लेकिन ये कि विनिंग की जिस तरह से बात की जा रही है उसमें हमें ज़रूर इनकॉर्पोरेट, जैसे हम गाजर को बॉईल करके स्टीम करके बच्चों को दे सकते हैं, उसको मैश करके प्यूरी बना के वेजिटेबल्स की, क्योंकि बच्चों में अगर हम उसी वक्त टेस्ट बर्ड्स डेवलप कर दें, वेजिटेबल्स की तरफ उनकी लाइकनेस कर दें, तो उनको लेटर ऑन लाइफ में काफ़ी बेनिफिट। कुछ सब्जियां अब सब ऐसी होती है जो हम कच्ची भी खा जाते हैं, मटर कच्चे खाने का मजा आता है, गाजर कच्ची खाने का मजा आता है, मूली कच्ची। अब ये वो सब्जियां हैं जो कि सैलेड के तौर पर तो यूज होती हैं, लेकिन टमाटर भी कहा जाता है कि मतलब आप इसे खाया करें ना नमक लगा टमाटर बेसिकली। तो आप ये बताएं कि कौन सी सब्जियां हैं जिसको आप ये रिकमेंड करती हैं कि आपको दिन में वैसी अगर आप सालन के तौर पर नहीं खा रहे या बाकायदा फूड नहीं खा रहे तो कच्ची आपको सब्जी खा लेनी चाहिए? बिल्कुल ऐसे गाजर खा सकते हैं, आप मूली खा सकते हैं, बल्कि शलजम भी काफी अच्छा लगता है रॉ फॉर्म में खाना। अच्छा हाँ। अच्छा, मूली का आपने मूली की बात की। अच्छा डॉक्टर, एक और चीज जो आपने बात की, जो खासकर सब्जियों के हवाले से हमने बात की कि भैया मुश्किल है, थोड़ा बहुत उसका इस्तेमाल जो होता है जो मटर आलू है, मेरे भी फेवरेट है वैसे, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि सूप जो है कितना मुफीद है सब्जियों का? अगर हम देखें बाहर जितने भी हम देखते हैं ज़्यादा सब्जियों का सूप जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसको कितना अपने जो रूटीन में उसको कम से कम उसको भी डालना चाहिए कि लोग जो है हफ्ते में इसका कितना इस्तेमाल हो जिससे वो जितने भी विटामिन हैं वो लोगों को मिले? जी, सूप की आपने बात की, सूप काफ़ी अच्छा वे है कि आप अपने डाइट में इंकॉर्पोरेट करें वेजिटेबल्स की फॉर्म में, लेकिन उसमें वही बात है, कुकिंग मेथड की बात आ जाती है। आपने मतलब हमारे जो बनती हैं सब्जियां वो बिल्कुल गल जाती हैं जैसे प्रॉपर उस तरह से होते हैं, लेकिन जो अगर आप कहीं चाइनीज़ का ले लें सूप या तो वो थोड़ा रॉ होता है, उसमें जो सैलेड्स यूज़ हो रही होती हैं, तो अगर आप उस फॉर्म में थोड़ा रॉ रख के सूप को थोड़ा कंज्यूम करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एज़ कम्पेयर टू कि आप उसका कुकिंग मेथड इतना हाई कर दें कि वो बिल्कुल सब्जियों की न्यूट्रिशन लो। ठंडे मौसमों में ब्रोकली बहुत ज़्यादा मतलब आ जाती है, और ब्रोकली को तो बाहर के मुल्कों में कहा जाता है कि ये एक वो वेजिटेबल है जिसके बेशुमार फायदे हैं। तो विटामिन के बहुत अच्छा, विटामिन के का बहुत अच्छा सोर्स है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा विटामिन के काफ़ी बेनिफिशियल होता है आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए ब्लड में।
विटामिन के रिच फूड्स अगर आप लेते हैं, इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं, ब्रोकली भी आ जाती है, उससे ये होता है कि आपके जो कैल्शियम है वो आर्टरीज में अकोमोडेट नहीं होता, वो आपके ब्लड में चला जाता है, या फिर बोन्स में हमें ज़रूरत होती है कैल्शियम की, तो बोन्स तक ले जाने के लिए विटामिन के का काफ़ी रोल होता है। इसके अलावा हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, आर्टरीज से प्रिवेंट। अगर हफ्ते का एक चार्ट बनाया जाए, जैसे सुहा ने पहले भी पूछा था, जी जी, तो बच्चों को जिस वक्त आप देखते हैं, बच्चों को किस उम्र से आप शुरू करवा दें कि तुमने हफ्ते में इतने दिन सब्जी हर सूरत में खानी है, और उसके क्या तरीक़ेकार हों कि उसको उनके लिए मज़ेदार बना दिया जाए? बिल्कुल ऐसे ही है। अब बच्चों को मैं तो 6 मंथ से रिकमेंड करती हूँ, 6 मंथ से आप कह रहे हैं कि शुरू कर दें, मैक्सिमम 7 to 8 मंथ से आपको बच्चों को बॉइल्ड, स्टीम करके, एयर फ्राई करके, उसको मैश करके, प्योरी करके बच्चों को किसी भी फॉर्म में आप देना शुरू कर दें। इसके बाद जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, आप उनको सैंडविचेस में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बच्चों को पराठा रोल्स, रैप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें पसंद होती हैं, तो उसमें अगर आप सैलड का बिल्कुल जैसे कचूमर सैलड करके, बच्चों को ज़्यादा आइडिया ना हो, मैश करके चिकन के साथ, तो आप उस तरह से दे सकते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों के लिए उनके फेवरेट फूड्स में इंकॉर्पोरेट हो जाएगी, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी। अच्छा, ये मेरा सवाल भी आपसे यही था कि बच्चों को अगर हमने कन्विंस करना है, आज के बच्चे देखते हैं एड्स, दे आर गैजेट काइंड ऑफ चिल्ड्रन ना, तो वो गैजेट्स पे देखते हैं, जो उनको चीज़ वहाँ अट्रैक्ट करती है, उनको वही चाहिए होती है। अब हमें ये ज़रूरत है इस चीज़ की कि हमने अगर सब्जियाँ खिलानी है तो उसको इतना अट्रैक्टिव बना दें, या इस तरीके से उन्हें दें कि बच्चे खा सकें। पिज्ज़ा जो है उसमें हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के वो बना दें। इसके अलावा अगर बच्चों को आपने कोई इस तरह की अट्रैक्टिव चीज़ बना के खिलानी भी है, इनका इंटरेस्ट भी डेवलप करना है, तो क्या क्या तरीके हम आप उनके कार्टून कैरेक्टर्स को कर सकते हैं, जो बच्चे कार्टून्स देख रहे हैं उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा फेस शेप्स बना के दे सकते हैं बच्चों को, डिफरेंट प्लेटर को उनके इस तरह से सेट कर दें, उनको ग्रीनरी, वैरायटी, रेनबो टाइप ऑफ कलर्स, ताकि बच्चों के लिए अपीलिंग हो, वो उसको कंज्यूम करें, उसको उनके लिए इंटरेस्टिंग हो वो चीज़। जैसे इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, जैसे इन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ कलर्स की, जैसे उनको ले जाए साथ में, रेनबो आप कह सकते हैं, ले जाए साथ में। अब जैसे वो पेपर है, तो वो पीले रंग की भी मिल रही है, ग्रीन भी है, लाल भी है, उसके और पेपर के भी ख्याल में जिसको शिमला मिर्च बोलते हैं हम लोग, उसके भी बड़े फायदे हैं, मतलब उसको किया जा सकता है। चुकंदर है, एंटीऑक्सीडेंट्स काफी अच्छे, सर्दियों में हमें चुकंदर भी आ जाता है, और बहुत सारे कलर्स बच्चों को नजर आए तो वैसी चीज अट्रैक्ट करती है कि लेट्स टेस्ट इट ना, क्योंकि बच्चों को कलर्स अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो अब उनको रेनबो कलर्स की फॉर्म में करके बच्चों को वैरायटी ऐड करके। अच्छा, बड़ों को क्या करना है, बड़ों का क्या करना है? चलो बच्चों की तो हमने बात कर ली, उनको तो हम धोखा दे सकते हैं कि भी ये बहुत सारे कलर्स है, खा लो, ये रेनबो भी है, कार्टून कैरेक्टर भी है। अब बड़े बहुत सारी सब्जियां नहीं खाते, मतलब कुछ सब्जियां बहुत ज्यादा कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल मुझे टींडे बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से खाती हूँ। ऐसी सब्जियां जो बहुत अच्छी हैं और उनके फायदे कंपैरेटिवली बाकी सब्जियों से बहुत ज्यादा है, ऐसी कौन कौन सब्जियां जो कि हम नहीं खाते या हमारे एशिया साइड में नहीं खाया जाता? काफी मतलब होता है, मेरे पास जो केसेस आते हैं तो उसमें होता है कि बैंगन नहीं पसंद किसी को टींडे नहीं पसंद, किसी को शलजम नहीं पसंद, तो वो मैं उनको कहती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मतलब आप टेस्ट करना शुरू करें। ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स तो बचपन के डेवलप हो गए, लेकिन आप एटलीस्ट टेस्ट करें, कभी वीक में 1-2 बार खा लें, उनको थोड़ा बहुत मतलब उस चीज की तरफ इंडल्ज करें अपने आप को। बैंगन का भुर्ता बड़ा अच्छा बनता है, बैंगन को खाली करके थोड़ा सा उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें भर के सब्जियां, वो बड़ी जबरदस्त बन जाती हैं। मतलब ये तरीकेकार जो है ना, उसको रोस्ट करके काफी अच्छा बैंगन बन जाता है, एयर फ्राई करके उसको काफी अच्छा बन जाता है। अच्छा, बैंगन को एयर फ्राई कर लें और उसका फिर छिलका उतार के उसको अंदर से हम पल्प को यूज कर सकते हैं। अच्छा, वैसे हमारे साथ शेफ है नहीं, लेकिन कितना अच्छा तरीकेकार है, हमारे साथ शेफ नहीं है, लेकिन हम उनको इंटरेस्टिंग इस तरह से बता रहे खाने के, सब्जियां खाने के क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिससे आपको सब्जी पसंद आना शुरू हो जाए। करेले, एक तो हम उसको काट के बनाते हैं, फिर हम उसको भर के बनाते हैं। अच्छा, भिंडी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। भिंडी बनाने के बहुत सारे, उसको आप स्टीम करें, या जिस तरह हमारे घरों में तो वो डीप फ्राई हो रही होती है भिंडी पहले तो ये कितनी नुकसानदेह कि आप घी के अंदर उसको डीप फ्राई करते हैं, तो वो मुझे थोड़ा, मैं उसको एयर फ्राई रिकमेंड करती हूँ करें, या आप उसको स्टीम कर लें। एयर फ्राई बेस्ट है, थोड़ा सा आप ऑलिव ऑयल डाल के उसको एयर फ्राई करके पका लें, फिर आप उसमें मसाले के अंदर उसको मिक्स कर लें। वो हरमीत के मुंह में पानी आ रहा है, हरमीत के मुंह में पानी आ रहा है ये सुन के। वो सब जारी बात है कि वो आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करें और सोहा उसमें लेमन और इसका तड़का भी डाल दी, तो फिर तो जारी बात है। लेकिन हम देखते हैं डॉक्टर के उमूमन ये होता है कि जो बच्चों की आपने बात की, उमूमन ये होता है कि सुबह सुबह उठते हुए बच्चे जो हैं वो तली हुई चीज़ों की डिमांड करते हैं।
खासकर अगर हम देखते हैं चिप्स जो आलू से बनते हैं उसका नुकसान कितना ज़्यादा है, उसके मुतबादिल किस किस्म की ऐसी चीज़ होनी चाहिए ताकि वो, क्योंकि उसका रूटीन अगर हम देखें तो बड़े भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं वो ये फ्राइज़ खाने चाय के साथ। बिल्कुल, उस पर ये कि डीप फ्राइंग को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। एयर फ्राइंग कैन बी डन। एयर फ्राइंग अगर बच्चों को आप करके नगेट्स वगैरह भी दे रहे हैं तो वो भी बेहतर है, लेकिन वो भी होममेड होने चाहिए। उसके साथ भी सैलेड्स को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। आपने प्रोटीन अकेला ना लें, उसकी डाइजेशन के लिए, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, काफ़ी चीज़ों के लिए आपको सैलेड्स का इंटेक करना साथ बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, सब्जियों की हम बात कर रहे हैं और हमने सब्जियों की अफादियत की बात कर ली। डाइट प्लान्स में बहुत सारी न्यूट्रिशनिस्ट और बहुत सारे डॉक्टर्स आपको सब्जियों के जूस रिकमेंड करते हैं। कौन कौन सी सब्जियां ऐसी जिनके जूस बन सकते हैं और वो आपकी डाइट के लिए कितने अच्छे होते हैं? जूस रिकमेंड करना अच्छा है, लेकिन आपने उसमें ये ध्यान रखना होता है कि फाइबर लॉस ना हो। मैं रिकमेंड करती हूँ कि जैसे अब खीरा है, खीरे का छिलका ना उतारा जाए तो ज़्यादा बेहतर हो। टमाटर का भी ना उतारा जाए? टमाटर का छिलका ये तो कुछ किडनी पेशेंट्स के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि वो उतार लें, क्योंकि ऑक्सलेट की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है उसमें, जो कि किडनी स्टोन्स की कॉज बन सकती है। अच्छा, टेस्टी बनाने के लिए हमने अगर 2-4 सब्जियों का बनाना मिक्स करके गाजर, खीरा यूज़ कर सकते हैं आप। आजकल आइसबर्ग बहुत आया हुआ है, और आइसबर्ग के साथ मतलब मैं अपनी सैलड में रोजाना की डाइट में मतलब आजकल जो है ना उसको जैसे मैंने कहा आप आइसबर्ग डाल लें, खीरा डाल लें, गाजर डाल लें, बीटरूट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आपका कितना टेस्ट भी जबरदस्त डेवलप हो जाता है। और जी बिल्कुल, वो तो डिटॉक्स ड्रिंक टाइप हो जाएगी। डिटॉक्स ड्रिंक टाइप, जो कि आपके डाइट करने वाले लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है? ज़्यादा होता है कि मैं बैलेंस डाइट या पोर्शन कंट्रोल रिकमेंड करती हूँ। वेट लॉस के हवाले से बात कर रही हूँ, वेट लॉस के हवाले से पोर्शन कंट्रोल और बैलेंस डाइट, हर चीज़ हर फूड ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट फूड ग्रुप्स में डिफरेंट न्यूट्रिशन है। कोई भी न्यूट्रिएंट ऐसा नहीं आपको एक फल से मिलेगा या एक सब्जी से मिलेगा। जब तक आप अपनी डाइट में प्रॉपर हर फूड ग्रुप ऐड नहीं करेंगे, प्रॉपर पोर्शंस के अकॉर्डिंग ऐड नहीं करेंगे, वो वेट लॉस में भी फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। इसी बात पे सेगमेंट को हम कंक्लूड कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बड़ी प्रोडक्टिव और मज़ेदार खाने की तरह मज़ेदार बातें रही हैं। लेकिन डाइट आप दुनिया की कोई भी चीज़ करते हैं तो रोटी चावल और ये सब्जियाँ ज़िंदगी भर के लिए आप नहीं छोड़ सकते। और अगर डाइट करनी है तो इन सब चीज़ों के साथ करें और सब्जियों को अपनी जिंदगी का डाइट का एक लाजमी जुज बनाएं, तो ही आप पतले हो सकते हैं। एक छोटी सी क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। कवाली के हवाले से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। अमीर खुसरो की ये देन है और सदियों से मुसलमानों ने इसको प्रमोट किया है। रवायती कवाली अगरचे अब हमें नज़र नहीं आती, थोड़ी सी तब्दीलियाँ उसमें आ गई हुई हैं, और वो तब्दीलियाँ कितनी खूबसूरत हैं, कितनी बेहतर हैं, या वो डैमेज कर रही हैं कवाली को, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल कुरैशी, इंटरनेशनल म्यूज़िक प्रमोटर हैं, और इनके साथ मौजूद हैं शहबाज साहब। जनाब कवाल हैं आप, और आपने ग्रुप बनाया हुआ अपना लीड करते हैं, इस हवाले से भी मैं ख्याल में शहबाज से ही शुरू करते हैं। शहबाज फयाज तो बेसिकली सर इनका ग्रुप है कवाली का हाँ। जो कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर कवाली गा के अपना फन जो है उसका लोहा बनवाते हैं, और उनके ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शहबाज फयाज साहब हमारे साथ आज गुड मॉर्निंग पब्लिक के खास मेहमान है। जैसे सर ने कहा, आपसे शुरू कर लेते हैं। कवाली आज के ज़माने में, सवाल पहले आपसे कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे सुनेंगे भी। बड़ा चेंज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसका सरूर उसी में जिस तरह से असल कवाली की रूह है। अब रिमिक्स करके लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं, न्यू जनरेशन भी। आप क्या समझते हैं, ये इंसाफ हो रहा है कवाली के साथ? एक्चुअली बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बात ये है कि कवाली तो कवाली ही है हर दौर में। अच्छा ठीक। अब जैसे जैसे हम मतलब आगे जाते हैं, अब टाइम गुजरता है, तो कवाली एक ट्रेडिशनल एक स्टाइल होता था कवाली का, जो कि बिल्कुल हारमोनियम और तबला ये 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ गाया जाता था। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो आगे जिद्दत आ रही है, उसमें आर्टिस्ट मतलब वो ऐड हो रहे हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स ऐड हो रहे हैं, मतलब वो उसके साथ ज़रा थोड़ी सी लोगों को, जो न्यू जनरेशन है हमारी, उनके अवेयरनेस हो रही है। वो जो वो मतलब चीज़ों को लाइक करते हैं, उनको हम देखकर उसमें डालकर, लेकिन जो कवाली पढ़ने का जो पीछे कलाम होता है वो कवाली ही होती है, असल वही है। हाँ जी, म्यूजिक चेंज हो जाता है, वो उसकी कोई म्यूजिक की कोई जुबान नहीं। रिमिक्स करते हैं। सुहेल आप बताइए, मतलब ये है कि इंटरनेशनली आप प्रमोट करते हैं म्यूजिक को,
कितना ज़्यादा कवाली को नुसरत फ़तेह अली खान ने मतलब इसको अरूज पे पहुंचा दिया और उनकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कवाली बहुत ज़्यादा उसकी पजीराई शुरू हो गई। अब जिस वक्त आप प्रमोट करते हैं इसको इंटरनेशनली, लोग कितना ज़्यादा फॉलो करते हैं, कितना ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं आप भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपने हमें आज इन्वाइट किया। कवाली जो है वो हर दौर में माशाल्लाह चलती आ रही है तब से लेके, लेकिन डिफरेंस ये था कि थोड़ा सा सेटबैक था और कुछ हम अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें वो तो फिर उसमें इंटरनेशनल ट्रेंड्स आ जाते हैं, जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है, बॉलीवुड शोज़ की अवेलेबिलिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। कवाली हर दौर में रही है, ये डिपेंड करता है कि हम उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। तो जैसे शहबाज भाई ने कहा कि वक्त की ज़रूरत है कि उसमें इंस्ट्रूमेंट्स ऐड किए जाएँ, फ्यूजन बनाया जाए, बिल्कुल। तो उसकी एक अपनी वैल्यू है, उसकी एक अपनी ऑडियंस है जो कि हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। स्पेसिफिकली अगर यूके का आप पूछें तो यूके वाले ज़्यादा फोकस्ड हैं ट्रेडिशनल कवाली पे, और रिसेंट टूर में हमने एग्जैक्टली वही चीज़ पेश की और बहुत हमें आप कह लें 100% पॉजिटिव फीडबैक। मेरे ख्याल में इससे पहले कि आगे चलें कुछ सुनते हैं ना यूके के टूर में आपने क्या पेश किया, आगे बढ़ने से पहले कुछ सुनते हैं, आगाज करते हैं। हमारा जो यूके का टूर तो वो तो हमारे जो हमारा जो इंटरनेशनली ट्रैक अभी चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मालिक ने उसमें इज्जत दी है, बोल कफारा। अच्छा, हाँ जी, तो उसी के नाम से हमने सोहेल भाई ने ये सारा अरेंज किया हुआ था, बोल कफारा यूके टूर के नाम से। ठीक है। तो मैं वैसे, लेकिन वो तो बाद में आपको उसकी एक दो लाइन में आपको पहले एक छोटी सी नात शरीफ का एक नात, बिल्कुल। नुसरत के बाद जी यूँ महसूस होता है जो कवाल नुसरत के साय से निकल नहीं पाता वो ज़्यादा बेहतर, मतलब एक वो तरह की हो जाती है, जबकि ज़रूरत बहुत इस बात की है कि अब इनफरादियत के लिए उसमें से निकला जाए, कुछ और चीज़ें बनाई जाए, कुछ और चीज़ें पेश की जाए। क्या वाकई नुसरत इतना बड़ा साया है कि जिसके साय से निकलना मुश्किल है? एक्चुअली खान साहब नुसरत अली खान, कोई डाउट नहीं है कि वो तो एक यूनिवर्सिटी का नाम है, वो तो सिर्फ कवाल नहीं थे, तो माशाल्लाह इतने बड़े उस्ताद थे। तो उन्होंने जितना काम किया है वो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा मतलब ये एक वाहद हमारा एक सिस्टम है, हमारा एक ट्रैक वाहद है जिसने खान साहब के जितने ट्रैक्स थे उनमें अपनी एक जगह बनाई है। ठीक है ना। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक सिस्टम इस तरह का चलता है कि, लेकिन खान साहब की जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब का जो एक सिस्टम है उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। वो अल्लाह पाक की कोई ख़ास मेहरबानी हो। क्या मतलब? जी जी जी। और लोग भी सर यही कहते हैं, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, यंगस्टर्स की, या मैं आप किसी भी एज ब्रैकेट की बात करूँ, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको सुनने वाले सुहेल जो लोग थे वो कहते थे कि उनको सुनते थे तो एक सहर तारी हो जाता था, समझ बाजुकत नहीं आती थी कि वो क्या गा रहे हैं, वो कवाली या कोई भी कलाम होता था, लेकिन वो सरूर वहाँ के लोग भी जिनको लैंग्वेज भी समझ नहीं आती वो जो है ना इसको समझते थे। आपसे सुहेल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बीइंग अ इंटरनेशनल आर्टिस्ट प्रमोटर, आप देखते हैं कि इंडिया में मौसीकी को तो एक धर्म समझा जाता है, वहाँ बहुत लोग काम करते हैं, बहुत गुण भी है और बहुत सुर भी है वहाँ पे, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो बहुत सारे आपने ऐसे आर्टिस्ट उनको प्रमोट किया होगा, कितना टैलेंट है पाकिस्तान में जिसको हम कैश नहीं कर पा रहे हैं, जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं, जिसको मुख्तलिफ महकमा जात का उनका काम है, या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना किसी भी आर्टिस्ट का इंटरनेशनल लेवल पे एक प्राउड की बात है पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल, हमारे लिए बल्कि पूरी कम्युनिटी की बड़ी प्राउड की बात होती है कि इंटरनेशनली जो नॉन आर्टिस्ट होता है वो यूके में जब जाए और उन ऑडियंस के दरमियान परफॉर्म करे। जहाँ तक बात है कि जब हम प्रमोट करते हैं तो उसमें आई विश के हुकूमती लेवल पे इस तरह की चीज़ें होती, ये तो हमारी कम्युनिटी बेस्ड या आप कह लें कमर्शियल बेस्ड कंपनीज होती हैं जिनके सारे टैक्सेस वगैरह ये वो सारा हम करते हैं उसमें, लेकिन ये सारा प्रमोटर की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बेस पे होता है। और मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे लोकल कम्युनिटी लीडर्स हैं वहाँ पे, बिजनेसेस हैं जो बहुत हमें सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो हमें बिल्कुल कवाली जैसे आपने फरमाया कि शायद समझ ना आए लोगों को, लेकिन वो उसको एंजॉय करते हैं। अगर नात शरीफ चल रही है तो उसमें हमने देखा रिसेंटली हमारे इस्लाम वाले शोज़ में, दूसरे शोज़ में भी कि सरदार भाई हमारे जो है ना उठ के वो नाच रहे हैं नातों पे। क्या? तो उसमें क्या है कि धर्म से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो तो सुरूर से ताल्लुक है और सुरूर पेश करने वाले से उसका ताल्लुक है। अच्छा, हमारे साथी आपने बात की सरदार भाई की, तो हमारा साथी हरमीत मौजूद है। हरमीत, कवाली तो आपका भी फेवरेट है, मतलब आप भी बड़े शौक से सुनते हो,
बिल्कुल बाजी। जाहिर सवाल है, बात भी करो, उनको फरमाइश भी करना चाह रहे हो आप तो। नहीं, मैं तो बातें तो आप लोगों ने बहुत कर ली, और वैसे पाजी ने कहा कि जहाँ पे वो ढोल की थाप ना हो और कवाली अगर अच्छी तरीके से ना और सरदार भंगड़ा ना पाया तो मज़ा नहीं आता। पाजी कुछ अच्छा सा सुना दे यार, बहुत हो गया। हाँ जी, कुछ और सुना दे अनमीत को, अनमीत की पर्सनालिटी को देख के। और आप क्या बात है, बहुत बहुत स्टूडियो में मौजूद सारे लोग जो है ना वो बाकायदा सुन भी रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। क्या पाजी बड़ा कंट्रोल किया मैं। अच्छा ये बताइए, 3 स्कूल खास तौर पे हमारे बड़ा असर रहा है, अजीज मियाँ का, मकबूल साबरी का और नुसरत फतेह अली का। जी जी, तीनों अपने अपनी जगह मुनफरद मतलब स्टाइल है। तो आप अगर खुद को कह रहे हो तो किससे ज़रा इन्फ्लुएंस होता है आप? ज़्यादा तो मतलब खासन नुसरत फतेह अली खान साहब का ही है। अच्छा, वो मकबूल साबरी का क्यों नहीं रहा? वो क्या पुराना हो गया स्टाइल? नहीं, वो भी स्टाइल एक्चुअली उनका एक डिफरेंट, उनके मतलब जो साइड का स्टाइल था ना, वो मतलब कराची का जो एक स्पेसिफिक एक स्टाइल है उनका वही रहा है। खान साहब ने जो मतलब किया है ना, उन्होंने जिद्दत की, उन्होंने मतलब हाँ जी सब कुछ डाल दिया। जी बिल्कुल, मॉडर्न कर दिया थोड़ा सा ना इस चीज को। अच्छा सुहेल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ब्रेक पर हमने जाने से पहले सवाल कि देखिए, अगर इंटरनेशनल आर्टिस्ट को आप प्रमोट करते हैं तो ऑन बोर्ड कौन कौन है, किस किस को तरह से आप इस प्रोसीजर को आगे लेके चलते हैं? मतलब बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, दे वांट टू बिकम इंटरनेशनल, दे वांट टू अप्रोच यू, दे वांट टू, लेकिन उनको एक रास्ता चाहिए होता है, पाथवे चाहिए होता है, दे हैव टैलेंट, मतलब किसी को भी मीट करने का टैलेंट उनके अंदर मौजूद होता है। तो कौन कौन आपके साथ ऑन बोर्ड है, किस तरह से इसको चलाते हैं? आर्टिस्ट में से कौन? अच्छा जी, हमने पास में काम किया है अताउल्लाह सखेलवी साहब के साथ बहुत दफ़ा। अभी दोबारा से उनका टूर हमारे साथ जा रहा है जनवरी में। ठीक है। इसके अलावा अबरारुल हक के साथ, साईं ज़हूर साहब के साथ, अफशान ज़ेबी, बहुत सारे हमारे साथ बॉलीवुड सिंगर्स भी होते हैं, ब्रिटिश बॉलीवुड सिंगर्स। बहुत लिमिटेड होता है हमारा, लेकिन चूँकि कम्युनिटी को उसकी रिक्वायरमेंट होती है, न्यू ईयर टाइप का शो जो होता है। और जहाँ तक बात है, आपने कहा जी आर्टिस्ट आना चाहते हैं हमारे साथ, बिल्कुल वो तो आपको पता ही है, हर कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट बनना चाहता है। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये होती है कि ऐसा आर्टिस्ट हम पिक करें जिसको हम लेके जाएं पब्लिक में या ऑडियंस में, तो हमें उसका ऐसे फीडबैक आए। और इसके अलावा आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, आपने ऐसा टैलेंट लेके जाना जो पाकिस्तान के लिए प्राउड जी। लेकिन है कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि काफ़ी अर्से बाद कवाली का हमने ऐसा एक टूर किया जिसमें हमने राइट कवाल पिक किए। माशाल्लाह आपको पता है बोल कफारा एक फेम रही है, और बोल कफारा तो एक आप कह लें कि एक हिट की वो एक रीज़न है। लेकिन माशाल्लाह जिस तरीके से ये नुसरत साहब की कवालियाँ गाते हैं, जिस तरीके से बाकी इनके कलाम हैं, नुसरत को इतना ज़रा याद कर लिया, नुसरत की कुछ चीज़ें सुनेंगे ब्रेक के बाद। क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली जितनी तारीफें हमने ब्रेक में भी सुन ली हैं शहबाज साहब की, और सुहेल साहब ने इतना बताया कि जो बोल कफारा कितना सुपर डुपर वो सबसे आखिर में सुनेंगे। अच्छा, क्रक्स वो लंबा तवील सुनेंगे, सबसे आखिर में सुनेंगे। अभी चूंकि नुसरत फतेह अली की बात हो रही है, हमने इतना ज़्यादा किया कोई नुसरत साहब की चीज़ हो जाए। फिर आपसे मेहदी हसन आप बड़ा अच्छा गाते हैं, मेहदी हसन साहब की मतलब सब कुछ सुनने हमसे बारी बारी। एक अंदरा हो जाए। आपको मतलब कवाली का आइटम अभी आपको पता है, कवाली तो कुछ 15-20 लोगों का। हाँ, बिल्कुल खान साहब की एक सोलो एक चीज बहुत अच्छा लगता है। रियाज किया हुआ आपने, गला पक्का मतलब बनाया हुआ अपना। हरमीत का सवाल आ रहा है जोरदार इस्लामाबाद से। हाँ नहीं, मैं तो अभी तक बड़ा मजा ले रहा था पाजी, यही तो बातें बड़ी मजे कर रहे हैं दोनों, और फिर साथ से थोड़ा सा सुना लेते तो और मजा आ जाता है। पाजी एक चीज हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में खासकर अब जो प्लेटफॉर्म है, जब हम हिंदुस्तानी टेलीविजन देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म उनको मुहैया किए गए हैं, और वही कहीं ना कहीं उनको रोजगार का सिलसिला भी वहां से चल पड़ता है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे कई वीडियोज आ जाती है बच्चों की, और इसमें कोई शक नहीं, कव्वाली जो है पहचानी नुसरत अली खान साहब जैसे आप लोग अभी काम करें, तो आप लोगों ने एक मुल्क का नाम रोशन किया है बाहर दुनिया में। इस प्लेटफॉर्म पर कितनी काम की जरूरत है, और कितना जरूरी है कि जो नए आने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया जाए ताकि वो आगे इस चीज को उसी तरह बरकरार रख सके। एक्चुअली बात यह है कि कवाली में मैं कहता हूँ कि ये नई जनरेशन को जो असल में जो कवाली का जो पैगाम है, कवाली में जो सूफिया कराम का जो पैगाम है,
जो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने जो जिसको इसको स्टार्ट किया था, मतलब कवाली के स्टाइल में, ताकि लोगों को म्यूजिक के थ्रू ये बातें दरअसल पैगाम ही है, ये औलिया अल्लाह के जो अकवाल है उसी से कवाली निकलती है, रब के साथ जोड़ने बस की बात उसके है, हाँ। तरीके से बस उसको बस रखा जाए कि इसमें सूफिया टच जो होता है ना वो जरूरी होना चाहिए। तो इस तरह हमारी मतलब न्यू जनरेशन को पता चलेगा कि ये असल में हम पैगाम क्या मिल रहा है हमें। आपका मतलब ये कहने का कि बहुत से लोग जो गाते हैं, जो पैगाम के बगैर गाते हैं, उसमें इतनी गहराई नहीं है, उसमें इतनी मिठास भी नहीं है, उसमें इतना अट्रैक्शन भी नहीं है। जी जी, मिठास आपको पता है जब जो कलाम होता है उसमें ऑटोमेटिक ही मिठास होती है, जब अल्लाह और उसके रसूल का और उसके औलिया कराम का, नबियों का, सबका जिक्र करें तो वो एक इस जिक्र में इतनी बरकत होती है कि वो असर करती है हर बंदे के ऊपर। और ऊपर से फिर ये मतलब जो सूफी जो हम ट्रेडिशनल में हारमोनियम तबला उसमें लेकर उसको एक रंग बनाते हैं इसका कवाली का, जो फिर वो ज्यादा है उसमें। आपको पता है म्यूजिक का असर तो ये तो जानवरों पर भी होता है असर। अच्छा, गहराई हम अगर महसूस करें, बाज़ौक़ लोग जो सुहेल होते हैं वो उनको मौसीकी की असल रूह का भी, कवाली की रूह का भी पता होता है, लेकिन हमारे यहाँ मौजूदा यंगस्टर्स और ख़ासतौर पर यंग सिंगर्स जो हैं उन्हें आप कितना ये समझते हैं? अगर हम देखें ना, नुसरत फ़तेह अली ख़ान को देखें, हमारे जो बेसिक कवाल रहे हैं जिन्होंने मॉडर्न कवाली मुतारिफ़ कराई है, इंडिया में कंपैरेटिवली उन्हें बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। मैं बार बार इंडिया का जिक्र इसलिए कर रही हूँ बिकॉज वहाँ मौसीकी को आप देखते हैं किस तरह से परवान चढ़ाया जा रहा है हर प्लेटफॉर्म पे। यहाँ के मौजूदा सिंगर जो हैं उनको आप क्या समझते हैं कि इस तरफ भी ज़्यादा रुझान होना चाहिए उनका कंपैरेटिवली आजकल के पॉप म्यूज़िक को लेकर? बिल्कुल रुझान होना चाहिए, लेकिन आई थिंक जो हमारे लोकल पाकिस्तानी सोसाइटी में जो चीज़ मिसिंग है वो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग ज़रा क्विक कैश या फेम के पीछे चले जाते हैं, रादर कि हम म्यूज़िक का नॉलेज लें, फिर हम उसमें किसी अच्छी मैनेजमेंट के साथ, किसी अच्छे प्रमोटर के साथ उसको कंटिन्यू करें, लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल। तो एक आपकी जर्नी है, आप बेबी स्टेप से शुरू करें रादर देन के मैंने बहुत दफ़ा देखा है, हाँ जी, तो मैंने बहुत दफ़ा देखा वो आप कवाली तो नुसरत जी की भी सारे ही गा रहे होते हैं, बोल कफारा भी सारे ही गा रहे होते हैं, लेकिन कौन कैसा गा रहा है ये मैटर करता है, कौन कितना सीख के गा रहा है ये मैटर करता है, और असर होता है ना, मतलब असर महसूस होना चाहिए। जैसे कि हमें महसूस हो रहा है तो फिर हम एक और सुन लेते हैं, आपसे वक्त ज़ाया नहीं करते, और कम से कम 2 चीज़ें सुननी है हमने इनसे मजीद। कोई सुनाएंगे, फिर उसके बाद फिर बोल कफारा, मतलब आखिर लास्ट हमने बचा के रखा है, बोल कफारा से पहले कुछ, बाद में फिर उसका कफारा, बोल कफारा पे हमने आज क्लोजिंग करनी है और हमने वो बचा के रखा है। बोल कफारा क्या होगा? ठीक है, बहुत जबरदस्त है, शूट भी हिरन में नाम उससे पहले कुछ जो आपका जी चाहे कमाल, मतलब और शाह हुसैन का कलाम है मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद है शाह हुसैन साहब का कलाम है। अच्छा, ये बताइए कि नुसरत को जिस वक्त प्रमोशन मिल गई बाहर के मुल्क में जाके, पीटर गैब्रियल उनको मिल गए जिन्होंने उनको इतना बड़ा बना दिया, तो आपको भी कोई ऑफर ऐसी कोई हो तो आप समझते हैं कि मतलब वेस्टर्न उसके साथ इम्तिज़ाज के साथ बड़ी चीज़ बन जाएगी? जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सुहेल कुरैशी साहब ने ये जो अभी उठाया है, ये अज़म जो लेकर चले हैं कि कवाली को, मेरे ख्याल में खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बाद यूके में बड़ा एक गैप था जो कमर्शियल शोज़ का ना, जो लोगों का मतलब कवाली मतलब बहुत पीछे चली गई थी यूके में ना, लोगों को इन्होंने अभी ये स्टार्ट किया है काम, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा है हमारा। अभी ये लास्ट रिसेंटली हमने किया पूरे यूके में, मतलब मुख्तलिफ शहरों में जाकर कमर्शियल शोज़ किए उन्होंने, और ये आसान काम नहीं होता, मतलब आपको पता है ये इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और बड़ा कुछ करना पड़ता है। ये मैं कहता हूँ इनको मैं मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने बहुत एफर्ट्स की वहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जिस शहर में भी हम जाते थे वहाँ पर लोग टिकट्स लेकर, स्पेशली टिकट्स लेकर कवाली सुनने के लिए हॉल्स में आते थे, मतलब हॉल्स खास करके वहाँ पर आगे बोल कफारा किया, बोल कफारा। लेकिन इससे पहले जरा हमने क्लोजिंग लेनी है, मैं आप दोनों का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये सेगमेंट रहा, आपको एक क्रेडिट जाता है कि आप पाकिस्तान को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और ये एक फ़ख्र की बात है कि आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोग हमें हमारी पब्लिक के सामने लेके जाते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया फयाज साहब, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करे और मज़ीद कामयाबियाँ समेटर पाकिस्तान का नाम यूँ ही रोशन करते रहे। आपसे हम लेते हैं इजाज़त, और हरमीत को भी अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, हमें भी अल्लाह हाफ़िज़, और आप सबको बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से।